रिक्वायरमेंट है, हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है, हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मतलब हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है वो भी बनाना है, और हमने फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सपेक्ट्स जो है हमने ये भी बनाने हैं। ईयर एंड है हमारे पास 2023, 24, 25 और 26। एंटिटी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2023 को। ईयर एंड है एंटिटी का 31 दिसंबर का। मशीन उसने खरीदी है 1 जनवरी को, मशीन खरीदी है 1400 रुपये की 2023 में। ओके, जुलाई में उसने 2 मशीनें ली हैं 600 रुपये ईच के हिसाब से, और अक्टूबर में उसने ली है 1000 रुपये की मशीन। फिर 26 अप्रैल में उसने मशीन 26 में अप्रैल में मशीन लिया उसने 400 रुपये की। डेप्रिसिएशन जो है वो हमने 10 सालों में लेके चलनी है, और स्ट्रेट लाइन में हमने इस्तेमाल करना है, और मशीन को हमने जिस प्रपोर्शन में लेके चले हैं उसी प्रपोर्शन में हमने उसको डेप्रिशिएट करना है। तो अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं 2023 का अकाउंट। देखिए 2023 के अकाउंट में हमने 1 जनवरी को मशीन ली, बैंक हमारे पास आ गया, डेबिट हो गया, और कुछ 2023 में नहीं हुआ, यही मेरे पास क्या आ गया, यही मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब जो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है वो मेरे पास क्या बन गया, वो मेरा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन गया। दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस फॉर द ईयर, हमने लिख लिया। अब हमने यहाँ पे 1 जुलाई को 2 मशीनें ली 600 के हिसाब से, तो 600 इंटू 2 दैट इज 1200 की हमने मशीन ली, तो यहाँ पे आ गया बैंक हमारा 1200 से आ गया। फिर हमने एक और मशीन ली अक्टूबर में, और ये हमने ली 1000 रुपये की, तो 1000 रुपये का हमारे पास ये आ गया। टोटल किया तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस बन गया कितना, 3600 का। जो इस साल का क्लोजिंग है वही मेरा क्या बनेगा, अगले साल का ओपनिंग बनेगा 25 का। 25 में हमने कोई मशीन नहीं ली, तो यही मेरे पास क्या आ गया, 25 का क्लोजिंग आ गया, और यही मेरे पास क्या आ गया, 26 का ओपनिंग गया। 26 का ओपनिंग कितना हुआ, 3600। मैंने मशीन ली 400 की, तो यहाँ पे 400 से मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ किया, और ये मेरे पास आ गया क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 4000 का आ गया। तो इस तरह से सारा हमारा मशीनरी अकाउंट बनेगा। अब डेप्रिसिएशन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए ये चूंकि हमने 2023 में एसेट लिया था, 10 साल इसकी लाइफ है, इसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे, ओवर द ईयर इसकी डेप्रिसिएशन जो आ जाएगी 140 आ जाएगी पूरे साल की। अभी 2024 में जब हम डेप्रिसिएशन लेके चलेंगे, अब 2024 में 3 मशीनों की डेप्रिसिएशन आएगी। पहले आएगी हमारे पास डेप्रिसिएशन मशीन 1 की, जो पूरा साल हमारे पास अवेलेबल रही, उसकी मेरी डेप्रिसिएशन आ गई 140। फिर जो हमने मशीन 2 ली है, 2 मशीनें ली हैं 600 की ईच की, मतलब 1200 के हिसाब से, ये 12 डेप्रिसिएशन है, इसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे, और ये है जुलाई में लिया, तो 6 मंथ्स के आएंगे, तो इसको हम 6/12 कर देंगे, तो कितना बन जाएगा ये 60 डेप्रिसिएशन आ जाएगी हमारी मशीन 2 की। फिर जो मशीन 3 हमने ली है दैट इज विल बी बॉट ऑन अक्टूबर, और ये 1000 की ली है, 1000 पे डिवाइड करेंगे इसको 10 पे, अक्टूबर में ली है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसको 3/12 करेंगे, तो हमारे पास कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी जरा बताएं। 25 जो है वो आ जाएगी हमारी मशीन 3 की डेप्रिसिएशन। तो मतलब 2024 के लिए अगर बात करूं, तो 2024 की डेप्रिसिएशन बनेगी हमारी 225। कितनी बन जानी थी, 225 बन जाएगी। खैर फिर 2025 आएगा, 2025 की अगर बात करें डेप्रिसिएशन, वो तो पूरी की पूरी आ जाएगी, मतलब 2025 में लेके जाएं तो सारी मशीनें हमारे पास पूरा ईयर अवेलेबल थी 140, फिर और इसकी आ जाएगी 120, और इसकी आ जाएगी 100, बिकॉज पूरा साल मशीनें हमारे पास अवेलेबल रही हैं। फिर 26 की बात करें, 26 में भी हमारे पास मशीन 1 की 140 डेप्रिसिएशन आएगी, मशीन 2 की 120 ही आएगी, मशीन 3 की 100 ही आएगी। जो मशीन 4 ली है वो हमने अप्रैल पे ली है 400 की, 400 डिवाइड बाई 10 अप्रैल में ली है, तो ये अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये आ जाएगी हमारे पास 9/12। कितनी बनेगी बताएं ज़रा ये, 40 इंटू 9 30, तो 30 हमारे पास डेप्रिसिएशन बनेगी 2026 की। तो ये हमने डेप्रिसिएशन इस तरह से कैलकुलेट करनी है। मतलब अगर हम डेप्रिसिएशन की वर्किंग पे जाएं तो देखें जी, वर्किंग इस तरह कंसाइज वर्किंग बनती है। 2023 में एक ही मेरे पास मशीन थी, रेट 10% था, जो 10 साल पे डिवाइड कर रहे हैं, पूरा साल एसेट अवेलेबल रेट था, तो मेरे पास 140 आ गई। फिर 24 में बात करें तो 24 में मशीन 1 मेरे पास पूरा साल अवेलेबल रही, यही पूरे साल का डेप्रिसिएशन। फिर जो मशीन 2 थी वो मेरे पास 6 महीने अवेलेबल रही, यहाँ पे हमने ली 6 महीने की डेप्रिसिएशन। मशीन 3 जो है वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल रही 3 महीने, तो ये 3 महीने की डेप्रिसिएशन निकाली, डेप्रिसिएशन आ गई। फिर यहाँ पे जब हम गए थे मशीन 4 पे, तो अगले साल पे, तो 36 मिनट हमारी टोटल मशीन कॉस्ट थी, फॉर द ईयर हमने डेप्रिसिएशन निकाली, वो कितनी आई हमारे पास 360 आई। फिर 26 में गए तो 26 में हमारे पास बाकी 4 मशीनों की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आई थी, जो हमने न्यू डेप्रिसिएशन निकाली थी वो भी हमारे पास आ गई, तो वो कितनी बनी थी 390 बन गई। तो टोटल डेप्रिसिएशन हमने इस तरह निकाल ली हर साल की। अगर हम अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बारी करें तो पहले साल की तो 140 थी, यही फॉर द ईयर थी, यही मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बना, नेक्स्ट ईयर की भी हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया, टोटल कितनी बनती है, 25 बनती है, जमा किया तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया।
यही मेरा क्या बना, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बना। अगले साल की मैंने डेप्रिसिएशन निकाली, उसकी 60 थी, बीच में जमा की, मेरे पास क्लोजिंग डेप्रिसिएशन आ गई। यही मेरे पास क्या बनी, अगले साल की ओपनिंग बनी। फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन जो है आपने कैलकुलेट की, आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो आ गई थी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने निकाली। और अगर डब्ल्यूडीवी की बात करें तो मशीन का अकाउंट हमारे पास ये था, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर लेस की, डब्ल्यूडीवी आगे बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट भी बनाने थे। अगले साल मशीन की कॉस्ट ये थी, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने निकाली थी 365 ईयर एंड के ऊपर, इसको जाके हमने यहाँ पे लेस किया, मेरे पास बुक वैल्यू आ गई। फिर 25 में मेरे पास डेप्रिसिएशन थी, उसको मैंने लेस किया 725 को, मेरे पास ये डब्ल्यूडीवी आ गई, और 26 में मेरे पास ये डब्ल्यूडीवी आ गई। ये सवाल था हमारा, ये सवाल आपको समझ आया। रिक्वायरमेंट है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, 14 एंड 15, कंप्यूट द रेलेवेंट अमाउंट्स टू बी इंक्लूडेड अंडर ईच हेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड, मतलब हमने सॉर्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट्स ही बना के देने हैं। कहता जी ऑन 1 जनवरी 2013 डेल्टा एक्वायर्ड अ स्पेशलाइज्ड मशीन फॉर इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो। जो उसने हमें मशीन दी है उसकी इन्फॉर्मेशन उसने हमें यहाँ पे गिवन कर दी है। लिस्ट प्राइस मशीन की है 9.2 मिलियन, लिस्ट प्राइस है मतलब कि जो उसकी लिस्ट में कीमत लिखी है। फ्रेट चार्जेस हैं 2,63,000 के। इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी उसके ऊपर 245,000 की। स्टाफ ट्रेनिंग जो मशीन के लिए है वो 355 की है। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग जो होगी, मतलब जाने से पहले टेस्टिंग कॉस्ट है 193। फिर आपने 3 इयर्स का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया है मशीन को मेंटेन करने के लिए, और वेटेज वैल्यू कितनी है 175,000 है। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कितना है 5% है, और मशीन की लाइफ कितनी है 12,000 है। मशीन यूज हुई है 13 में, 14 में, 15 में, वो 2,3200 और 1,400 घंटे है। 1 जनवरी 2015 को डेल्टा मतलब कंपनी ने डिसाइडेड टू अपग्रेड द मशीन, मशीन को अपग्रेड करने का फैसला किया बाय एडिंग न्यू कंपोनेंट्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,753,000। नए कंपोनेंट लेके आई है और इस कॉस्ट में ऐड कर दिए। दिस अपग्रेड लेड टू अ रिडक्शन इन द प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट ऑफ गुड्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन। इस अपग्रेड की वजह से जो गुड्स बन रही हैं उनका प्रोडक्शन टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स वी आर गोइंग टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। द अपग्रेड आल्सो इंक्रीज द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन एट 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी को जो हमने अपग्रेड किया है उससे मशीन की लाइफ भी बढ़ जाएगी, कितनी 8,000 घंटे तक चली जाएगी, ठीक है। और जो उसकी रेजिडेंस वैल्यू है वो हमारे पास कितनी रहेगी 3,50,000 हो जाएगी। तो ये सारा सवाल है। सर सवाल समझ आया आप लोगों को? आप लोगों को सवाल समझ आए? इस सवाल में एक तो हमने कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करनी है, दूसरा हमने इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो क्या करनी है, निकालनी है। एक हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, दूसरा हमने क्या करनी है डेप्रिसिएशन जो है वो करनी है, हमें कैलकुलेट करना सीखनी है। अब कॉस्ट में हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, सारा कुछ वही अप्लाई करेंगे। देखें सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास लिस्ट प्राइस, हमें पता है जिसमें दी है वो हम लेके चलते हैं। हमें पता है जो भी लिस्ट प्राइस होती है उसमें जो भी ट्रेड डिस्काउंट वगैरह होता है वो हमारा लेस होता है, हमने पढ़ा भी था। तो 5% ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हम क्या करेंगे, जो डिस्काउंट हमें मिला है 5% वो हम क्या करवा देंगे, इसमें से लेस करवा देंगे। फिर इलेक्ट्रिकल कॉस्ट जो है ये बीच में ऐड होगी बिकॉज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, ये हम क्या करेंगे बीच में ऐड करेंगे। फिर हमारा फ्रेट जो है ये भी क्या होगा ऐड होगा, हमने फ्रेट भी ऐड किया। अब उसके अलावा स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी ऐड नहीं होती बिकॉज ये एम्प्लॉयज हो गए, स्टाफ वगैरह हो गया, ये हमारा इंटेलेक्चुअल एसेट होता है। इंटेलेक्चुअल एसेट कभी भी हमारे फिक्स एसेट्स का पार्ट नहीं बनता। तो उनकी ट्रेनिंग हुई है, आप कल को स्टाफ को ट्रेन कराएं कल ही मर जाए, आप कल को स्टाफ को ट्रेनिंग कराएं छोड़ के चले जाएं, तो ये जो इंटेलेक्चुअल कॉस्ट होती है ये हम कभी भी इसमें ऐड नहीं करते, इग्नोर हो जाएगी। टेस्टिंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है, ये हम क्या करेंगे बीच में ऐड कर देंगे। इसके बाद मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हम पहले ही पढ़ के, ये वारंटी मेंटेनेंस ये सारे आपके रेवेन्यू नेचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर कॉन्ट्रैक्ट है ये भी बीच में नहीं आएगा, तो इसको हम जमा करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगी टोटल मशीन की कॉस्ट दैट विल बी 9.41 मिलियन बनेगी। ये मशीन की कॉस्ट जो हमने 9.41 मिलियन निकाली है, जो चीज़ें ऐड हुई हैं सबको क्लियर है, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है कि ये चीज़ ऐड क्यों की है और ये चीज़ ऐड क्यों नहीं की? अब हम निकालेंगे इनकी डेप्रिसिएशन। अब हम क्या निकालेंगे, इनकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब हमें कॉस्ट लग गई है पता वो कितनी है 9,441,000। अब देखिए 2013 की अगर मैंने डेप्रिसिएशन निकालनी हो, कॉस्ट है मेरे पास 9,441,000, ये मेरे पास कॉस्ट है। इनिशियल स्क्रैप वैल्यू कितनी है मेरे पास 1
175,000 है। डिवाइड करेंगे हम इसको, टोटल लाइफ कितनी थी 12,000 घंटे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 13 में चला कितना है 2,000 घंटे। तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी कितनी बनेगी जरा बताएं। कितनी बनेगी डेप्रिसिएशन? यहाँ पे आप निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 154433 जो है वो आ जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन। अब रिक्वायरमेंट है कि 2013 में बताना है कि क्या क्या चीज़ एक्सपेंस आउट हुई है और क्या क्या चीज़ बैलेंस शीट में गई है, वो हमने बताना है। तो ये स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट भी एक हमारा एक्सपेंस ही बनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गई होगी। ये हमने मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया 3 साल का 5,28,000 का। इस 5,28,000 को हम डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, तो मेरे पास आ जाएगा कि हर साल की कितनी कॉस्ट बनती है, वो भी हम क्या करेंगे, हम उसको एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारा एक्सपेंस आएगी और स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट भी हमारा एक्सपेंस आएगी। तो 2013 में ये डेप्रिसिएशन ये हमारा एक्सपेंस शो होगा, ये मेंटेनेंस कॉस्ट हमारा एक्सपेंस शो होगा, और ये मेरा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ जो है वो एक्सपेंस शो हो रहा होगा। और अगर बैलेंस शीट की बात की जाए तो मेरे एसओडी कॉस्ट कितनी थी 9,441,000 थी, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी निकाली लेस करवाएंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू आ जाएगी। ये मेरी क्या कहलाएगी, बुक वैल्यू कहला रही होगी। और जो मेरे पास रिमेनिंग बचा है वो मेरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट बनेगा मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का। फिर अगर हम 2014 की बात करें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की, तो मेरे पास कॉस्ट तो 9,44,1,000 ही थी। मेरे पास स्क्रैप वैल्यू जो है वो 175,000 है। डिवाइड मैंने करना है उसको लाइफ के ऊपर, टोटल लाइफ थी, मल्टीप्लाई कर देना कितने घंटे चला था 3200 घंटे चला था। तो ज़रा बताएं 2014 की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी 240,933। अब देखिए सिर्फ यही है तो 2014 की डेप्रिसिएशन आ गई 2470933 या 934। 1/14 में ये एक्सपेंस हुआ और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट चूंकि हमने किया हुआ है ये एक्सपेंस हुआ। अब जाए बैलेंस शीट में तो कॉस्ट हमारे पास ये थी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास मतलब लास्ट ईयर की, और ये ऐड किया हमने लेस करवाई तो मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास बुक वैल्यू जो है आ गई, इतनी बन रही है वो हमने यहाँ पर लिख ली है। अब हम चलेंगे आखिरी साल, वो है 2015। अब 2015 में हमने अपग्रेडेशन की है, वो क्या थी कि हमने 1753000 ऐड की है। अब देखिए ये एक तो हमने कॉस्ट ऐड की है, कॉस्ट ऐड करने के बाद मेरा सारा कुछ रिवाइज हो गया, लाइफ भी रिवाइज हो गई है और स्क्रैप वैल्यू भी रिवाइज हो गई है। तो जब सारा कुछ रिवाइज होता है हम इसको देख के आ चुके हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा चेंजेस इन एस्टीमेट कहलाता है। क्या कहलाता है, चेंजेस इन एस्टीमेट। और जब चेंजेस इन एस्टीमेट होते हैं, जिस डेट के ऊपर एस्टीमेट चेंज हो हमें उस क्या चाहिए, डेट की कैरिंग वैल्यू चाहिए। अभी एकदम जनवरी 15 में हो रहा है तो 31 दिसंबर के एंड के ऊपर जो हमारे पास कैरिंग वैल्यू थी वो हमने निकाली हुई थी, डेट वाज 5425,733। ये मेरे पास कैरिंग वैल्यू मौजूद है जिसे सारा हम अपग्रेड कर रहे हैं। अब जो हमने अपग्रेडेशन की है वो है 1753000, वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगी। कैपिटलाइज होने के बाद ये वैल्यू बनती है और इस वैल्यू को क्या किया जाएगा, डेप्रिशिएट किया जाएगा। ये वाला पॉइंट समझ आया आप लोगों को? किसी बच्चे को इस पॉइंट में कंफ्यूजन है तो बताए, मैं क्लियर करूंगा फिर मैं आगे चलूंगा। जरा बताएं, क्योंकि हम ये क्लियरली चेंज इन एस्टीमेट में पढ़ के आ चुके हुए हैं। जब एस्टीमेट चेंज हो ना, अगर खाली कॉस्ट रिवाइज हो रही हो कुछ भी, अब एस्टीमेट चेंज हो रहा है तो हमारा एस्टीमेट चेंज होगा तो हमें उस दिन की कैरिंग वैल्यू चाहिए। तो हम सारी एडजस्टमेंट किसमें करेंगे, हम कैरिंग वैल्यू में कर रहे होंगे। तो ये हम इसको इस तरह से लेकर चल रहे होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करनी है, डेप्रिसिएशन निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, देखें मेरे पास रिवाइज कॉस्ट अभी आई है वो कितनी है 7178733। लेस करेंगे क्या, जो मेरी नई स्क्रैप वैल्यू है जो उसने हमें गिवन की है वो है 3,50,000, वो हम इसमें से लेस करवाएंगे। डिवाइड करेंगे टोटल लाइफ, अब वो कितनी है 8,000 घंटे। ऐसे क्या लाइफ भी चेंज होगी थी, हम डिवाइड करेंगे उसको 8,000 के ऊपर, और आखिरी साल कितना चला था 1400 आवर्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी, वो बनेगी 1195028। ये बनेगी मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आउट होगी, और ये मेरा मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा, एक्सपेंस आउट हो जाएगा। और अगर हम बात करें अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, तो यहाँ थोड़ा सा आपने अलर्ट रहना है, यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है। देखें जब हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था इधर, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने कैरिंग वैल्यू के बेसिस के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालनी है।
बट प्रैक्टिकली हमने क्या करना है, जब हम बैलेंस शीट में लिख रहे होंगे तो बैलेंस शीट में लिखते हुए हमने अपनी टोटल कॉस्ट जो है वो बतानी होती है। अब टोटल कॉस्ट क्या होगी कि मैंने एसेट कितने का लिया था इनिशियली, दैट वाज 9,000,000, उसमें कितने की एडिशन की है मैंने 1753,000, ये मैंने एडिशन की है। इसको जमा करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट जो है वो आ रही होगी, दैट विल बी 11,194,000। तो ये टोटल मशीन का खर्चा आपका कितना बन रहा है, 11,195,000। और इस मशीन के ऊपर कितनी आपकी डेप्रिसिएशन है अभी तक, आप उसे लेस करवाएंगे तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी। ये वाला पॉइंट क्लियर आया। मैं फिर बता देता हूँ, देखें जब मेरे एस्टीमेट चेंज होंगे ना, ये छोटा सा पॉइंट है और ये अक्सर आप लोग गलत कर देते हैं। जब हमारे एस्टीमेट्स चेंज होंगे, जब हमारे एस्टीमेट चेंज होंगे तो जो हम डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे कैरिंग वैल्यू के ऊपर, जैसा हमने यहाँ पर कैलकुलेट की। लेकिन जब हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाके उसको प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंट में जब भी हम करेंगे तो टोटल कॉस्ट ही लिखेंगे, कैरिंग वैल्यू नहीं लिखेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? एक छोटा सा पॉइंट है, ये बड़ा बारीक सा पॉइंट है जो ओवरकम हो जाता है बच्चों से और वो गलत कर देते हैं। अक्सर रिपीटर हजरात जो है उनको इस पॉइंट का पता ही नहीं होता कि अच्छा ये भी पॉइंट था, ये भी गलत हो सकता था। ये क्लियर है? सवाल है जी हमारे पास, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्लांट ऑन इट्स इनिशियल रिकॉग्निशन। जब हम प्लांट को खरीद के लेके आएंगे तो उसकी क्या कॉस्ट होगी वो हमने यहाँ पे डिटरमिन करनी है। Alex Limited has purchased a large item of plant. The following cost were incurred. लिस्ट प्राइस है 1 मिलियन की, क्रेडिट डिस्काउंट है 50,000 का लेस हो जाएगा, डिलीवरी कॉस्ट लाख की ऐड हो जाएगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 1.25 लाख की ऐड हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन ऐड हो जाएगी, आर्किटेक्ट फी जो है अगर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो ऐड होगी, एडमिनिस्ट्रेशन फी जो है वो इग्नोर हो जाएगी। लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव ग्रांटेड AL a license to operate the plant on one condition that they will dismantle the plant and restore the site to its former condition at the end of plant life। जब plant life खत्म हो जाएगी तो आप इसको रिस्टोर करके बेचेंगे। और वो जो आपने एस्टीमेट लगाया है रिस्टोरेशन कॉस्ट का वो कितना है, 2.5 लाख। रिमेंबर ये हमने पॉइंट वहाँ मिस किया था कि जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती है ना, जब आपको पता है कि आपको कुछ अर्से बाद इनकर करनी ही करनी है, जब आपने छोड़ के जाना है तो ये भी आपकी ओरिजिनल कॉस्ट का पार्ट बनती है, ये भी आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका पार्ट बनती है। अगर सर कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगी परचेज प्राइस, मतलब लिस्ट प्राइस में डिस्काउंट लेस किया आ गया, डिलीवरी कॉस्ट हमारी ऐड होती है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमारी ऐड होगी, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट भी हमारी ऐड होगी, आर्किटेक्ट फी भी हमने इसके लिए रखी है बिकॉज ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो वो भी हम इसमें ऐड कर रहे होंगे। और ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती है, ये हमें पता है कि हमने जब छोड़ के जाना है हमारा ये खर्चा होगा। तो आप अगर जाकर पढ़ेंगे IAS 1037 में जाकर पढ़ेंगे ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट वगैरह होती है, FR2 में 1037 और SR 38 में पढ़ेंगे, 32 में जाकर पढ़ेंगे ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट वगैरह भी हमारे एसओडी कॉस्ट का पार्ट बन रही होती है। तो ये भी हम क्या करेंगे, डिसमेंटलिंग कॉस्ट 250 मिलियन की हम ऐड करेंगे तो मेरे पास जो एसओडी कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 1,640,000 आ रही होगी। ये क्लियर है? ये मैं आपको इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बिकॉज ICAP का ट्रेंड ना बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। FR1 का मुझे शक पड़ रहा है, या आप कह सकते हैं माई 6 सेंसेस कि माइट भी आपको इस दफ़ा जो सवाल आए PPE का उसमें थोड़ी बहुत वो एसेट की कॉस्ट की कैलकुलेशन जो है वो करवा सकता है, उसके बाद डेप्रिसिएशन, उसके बाद रिवैल्यूएशन जो है वो लेके जाए। वो 6 सेंसेस जो है कह रही हैं, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। ये सवाल क्लियर आप लोगों को? चलो जी ये सवाल देखते हैं। कहता है द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट है, हमने फिक्स एसेट्स जो है उसकी WDV निकालनी है। क्या निकालनी है? WDV निकालने का मतलब क्या होता है रिटर्न ऑन वैल्यू का, कि जो मेरे पास कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ द एसेट में से जो भी उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी वो मैंने लेस करवानी है, देन मेरे पास क्या आ जाएगी, WDV जो है वो आ रही होगी। वो क्या होगी? WDV आ रही होगी। ये हमने निकालनी है, उसने ये WDV मांगी है हमसे। सवाल पढ़ते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू रोज इंटरप्राइजेस, उसने हमें रोज इंटरप्राइजेस की कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन की है। एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, लैंड एक्वायर की है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, ठीक है। डेटा रुपीज इन 1000 में है, ओके। कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड परचेज विद ओल्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग विद लैंड ली है 25,000 रुपये की। ओल्ड बिल्डिंग को गिराने में खर्चा हुआ है इसका 1500 का। बिल्डिंग उसने बेची है ओल्ड, उसकी जो उसको स्क्रैप मिली है वो कितनी है, 250 मिली है। मतलब ओल्ड बिल्डिंग थोड़ी मलबा शलबा आया, वो कितने का बिक गया, 2.5 लाख का बिका। फिर आर्किटेक्ट को बुलाया, उसको फ़ी पे किया डिज़ाइनिंग की, ड्राइंग की 800 की। फिर एडवांस पे किया है नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का, कितना, 6,000 का।
फर्दर पेमेंट की है क्वालिटी कंस्ट्रक्शन को कितने की, 35,000 की फर्दर पेमेंट की है। ये है बात बिल्डिंग की, ये बात किसकी हो रही है, बिल्डिंग की हो रही है। फिर है एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट। आपने प्लांट लिया और आपने 25% कॉस्ट जो है वो एडवांस में पे किया 4,000। अगर 4,000 25% है तो आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, इसको 25 पे डिवाइड करेंगे 0.25 पे, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन उसने हमें गिवन की है। अब आगे बता रहा है, अच्छा हमने यहाँ पे क्रॉस अप करेंगे तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, वो मेरी होगी प्लांट की कॉस्ट, जिसमें मैं प्लांट को अपनी बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। कहते हैं कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड इंक्लूड्स प्रॉपर्टी टैक्स फॉर 2017-2018, मतलब ये लैंड में इसकी बात कर रहा है, टैक्स शामिल है और ट्रांसफर फी शामिल है 1,20 की और 8.5 लाख की। फिर कहता है फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम 1 जुलाई 2017, बिल्डिंग रेडी हो गई थी, 1 जुलाई से अवेलेबल थी। हालांकि फाइनल इनवाइस बिल्डिंग की अभी भी अनपेड है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, जब बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज हो जाए हमने उस टाइम से उसे डेप्रिशिएट जो है वो करना होता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन और इंपोर्ट चार्जेस जो पे किए हैं प्लांट के, इसमें फायर इंश्योरेंस भी शामिल है और इन ट्रांजिट भी शामिल है, वो 3.5 लाख और 6,60,000 है। जो फायर इंश्योरेंस है दिस इज नॉट अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अब चूंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन ये इन ट्रांजिट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ये बीच में शामिल होगी। प्लांट ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया 1 अगस्त को और रिमेनिंग अमाउंट हमने पे किया 31 अगस्त को। जब ऑपरेशन स्टार्ट हो गया इस डेट से हमने क्या करना है, इसको डेप्रिशिएट करना है। फिर ओल्ड प्लांट जो है वो उसने बेचा था कॉस्ट प्लस WDV भी 20% के ऊपर, ये वाला वर्ड अभी आप इग्नोर करें, इसको करने की अभी जरूरत नहीं है, ये हम इग्नोर करेंगे। बिल्डिंग एंड प्लांट का जो रेट है डेप्रिसिएशन का वो 5% है और 10% है और हम WDV रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत इसको कर रहे होते हैं। ये मेरा सवाल है, सवाल पढ़ें, क्या समझ आया। दिस क्वेश्चन इज योर असाइनमेंट, मुझे कल आपने करके देना है, सारे सवाल मैं करवाऊंगा ना, हो भी जाएंगे, आप लोगों का मजा ही बड़ा आएगा। द थिंग इज दैट कि आपने कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, तो ये सवाल आप लोगों ने मुझे करके भेजना है। अब आगे हमारे पास जो एरिया आ रहा है ये इंपॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव में है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी में सफ़र कर रहे होते हैं, और जब वहाँ पे कॉम्प्लेक्स एरिया आते हैं जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जो बच्चों को तंग कर रही होती है, वो है डी रिकग्निशन की बातें। इसकी डी रिकग्निशन जो है उसके बारे में जो है हमने क्या करना है, अब बात करनी है। मतलब हमने एसेट को एक्वायर करते हुए तो देख लिया कि हम एसेट को बाय कर रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो तो हमने देख लिया, वो हमने डिस्कस भी कर लिया। कॉस्ट कैसे डिटर्मिन होगी वो भी हमने डिस्कस कर लिया, सवाल भी किए हैं कॉस्ट के। अब उसके बाद जो है हमने आगे चलना है और आगे हमने बात करनी है कि एसेट हमारा बाय हो गया, कॉस्ट हम डिटर्मिन हो गई, डेप्रिशिएट हमने कर लिया, अब उसकी लाइफ है। अब क्या है, उसकी एक लाइफ चल रही है, हमने देखना है कि वो अपनी लाइफ में पूरी करने के बाद 10 साल था, 5 साल था, 6 साल था, उसके बाद हमने उसको डी रिकॉग्नाइज कैसे करना है, उसको हमने डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, उस चीज़ के बारे में क्या करना है हमने यहाँ पे अब सारा डिस्कस करना है। और यही चीज़ जो है वो हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव में है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी में सफ़र करते हैं कि उन लोगों को डिस्पोजल जो है वो नहीं आता। डिस्पोजल इसलिए नहीं आता, या ये कैन से डैट कि वो अपनी स्टडी में PPE का डिस्पोजल जो है वो फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। PRC में इतना डिटेल में नहीं किया होता, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डी रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा। अब इसको समझेंगे, इस डी रिकॉग्निशन के ऊपर हम 2 दिन लगाएंगे, मतलब आज का दिन मैं आपके ऊपर लगवाऊंगा, आज मैं सिर्फ कंसेप्चुअल डिस्कशन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको इस डिस्पोजल की मैंने प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा करवानी है, और डिस्पोजल के तरीक़ेकार एक्सचेंज खास तौर पर जो है वो मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा मेरा फोकस्ड एरिया होगा, बिकॉज जितने भी कम्प्लेक्स क्वेश्चन है IAS 16 के, उसमें एक्सचेंज वाला एरिया जो है वो लाजमी आता है, और चूंकि एक्सचेंज वाला एरिया लाजमी आ रहा है, बच्चा इसमें सफ़र भी जो है वो क्या कर रहा होता है, ज़्यादा कर रहा होता है। तो हमारे इसकी सारी कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे, फिर हम कल इसकी दबा के प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा डी रिकॉग्निशन के ऊपर कोई किसी किस्म का लाइक क्या कह सकते हैं आप, इशू ना हो, कोई आपको इसके कंसेप्चुअल जो है वीक ना हो, और प्रॉपरली आप इसको कर सकें, बिकॉज ये चीज़ लाजमी हमें पेपर पे आती है। अब सवाल ये है कि हम एसेट को कभी भी जब हम उसको डी रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं तो वो कब होता है, किसी भी एसेट को जब हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे कब होगा। देखें, सबसे पहला जब हम उसको डिस्पोजल कर दें, डिस्पोजल का मतलब है बेच देंगे। जब बिक गया तो हमने क्या करना है, उसको अपनी बुक्स में से निकाल देना है। जो हमारी बुक्स होंगी हमने क्या करना है, हमने अपनी बुक्स में से एसेट्स को निकाल देना जब बेच दिया। अब इसका मतलब क्या है, देखें
आपके पास यहाँ पे एसेट्स का अकाउंट बना होता है, जो हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट जो है बना के चल रहे हैं। ये मेरे पास होता है ओपनिंग बैलेंस जो चल रहा होता है। जो मैंने न्यू एसेट्स लिए होते हैं फॉर द ईयर वो यहाँ पे आते हैं। फिर जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस होता है वो मेरा यहाँ पे आता है। और जब मैं एसेट्स को डिस्पोज कर देता हूँ, जब मैं एसेट्स को सेल कर देता हूँ, बेच देता हूँ, तो वो भी मेरे यहाँ पे कहाँ शो हो रहे होते हैं, ऑन क्रेडिट साइड शो हो रहे होते हैं। बिकॉज जो मेरे पास ये वाला बैलेंस है ना, ये वाला बैलेंस, ये उन एसेट्स का होता है जो मेरे ज़ेरे इस्तेमाल में है, जो मेरे यूज़ में है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो सारे मैंने क्या करने हैं, यहाँ पे डिस्कस आउट करने होते हैं। तो जब डिस्पोजल होगा, जब हम एसेट्स को यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड के ऊपर, तो हमने इसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया है। हमने से क्या कर दिया है, हमने इस एसेट्स को डी रिकॉग्नाइज कर दिया है, हमने इसको निकाल दिया है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है। और सेकंड, जब हमारे एसेट्स के कोई फ्यूचर बेनिफिट्स जो है वो नहीं आएंगे, उसकी यूज से, इस्तेमाल करने से कोई बेनिफिट्स नहीं आ रहे, तब हम क्या करेंगे, हम उसका डिस्पोजल जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। और डिस्पोजल किस डेट तक रिकॉर्ड होगा या किस डेट के ऊपर, जो हमारी डेट ऑफ डिस्पोजल होगी। डेट ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या है, डेट ऑफ डिस्पोजल का मतलब है कि जब रेसिपिएंट जिसको आप एसेट बेच रहे हैं, वो जिस तारीख के ऊपर उस एसेट का कंट्रोल ले लेगा, जिस तारीख के ऊपर वो एसेट का कंट्रोल ले लेगा, वो आपका क्या कंसिडर होगा, वो आपका डेट ऑफ डिस्पोजल जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। क्या होगा, डेट ऑफ डिस्पोजल जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। तो हमारे पास क्या होती है लाइफ, बेसिकली हम देखते हैं डेट ऑफ परचेज से, मतलब जब हमारे पास एसेट इस्तेमाल करने के लिए आया, अवेलेबल फॉर यूज हुआ, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ डिस्पोजल तक की कहानी जो है वो हमने यहाँ पे लेके चली है। तो डेट ऑफ परचेज तो हमने यहाँ पे सीख लिया, अब डेट ऑफ डिस्पोजल जो है वो हम यहाँ पे क्या करना है, हमने देखना है। तो और डेट ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या है, जब रेसिपिएंट के पास एसेट का कंट्रोल आएगा, जब क्या होगा, रेसिपिएंट के पास एसेट का कंट्रोल आएगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम डेट ऑफ डिस्पोजल कह रहे होंगे। इसे हम क्या कहेंगे, डेट ऑफ डिस्पोजल कह रहे होंगे। अच्छा, अब होता क्या है, बेसिकली अगर हम देखें तो डिस्पोजल की बात करें तो डिस्पोजल हमारे पास दो तरह से, और आपने ये अपनी लाइफ में भी देखा होगा, डिस्पोजल हम दो तरह से कर रहे होते हैं। आप अपने घर में भी कोई पुराना एसेट होगा, आप उसे क्या करते होंगे, आप उसे सेल जो है वो करते होंगे। अब डिस्पोजल दो तरह का है, यहाँ तो आप कैश में बेचते चीज़ों को। अब कैश में मतलब क्या है, आप बेच रहे हैं एसेट और बदले में कैश आ रहा है, तो कैश आएगा तो आपका कैश क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। एक तो तरीका ये है, जैसे हम बेचते हैं, पुरानी गाड़ी बेच दी, पुराने बाइक बेच दिया, मोबाइल बेच दिया, बेच के आए, पैसा ले लिया, ये हमारे पास क्या है, कैश है, ये हमारे पास क्या है, कैश सेल्स है। दूसरा हमारे पास क्या चलता है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक्सचेंज चल रहा होता है। क्या चल रहा है, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, हमने तब्दील करना है। क्या करना है, हमने तब्दील करना है। इट इज जस्ट लाइक दैट, आपके पास एक ओल्ड आईफोन है और आपके पास आईफोन है 12 प्रो मैक्स। आप जाते हैं दुकानदार के पास, उसको 12 प्रो मैक्स दे के आते हैं और आप 15 प्रो मैक्स जो है वो क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। अब जब आप ये 15 प्रो मैक्स खरीदेंगे, जब आप 15 प्रो मैक्स बाय करेंगे, तो ये किस तरह से बाय करेंगे, मतलब ये आपको न्यू फोन मिला, इस न्यू फोन को लेने के लिए ये ओल्ड फोन दिया होगा और आपने साथ कुछ कैश दिया होगा। तो ये जो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, इसको भी हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना होता है कि ये एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है और क्या कुछ इस एक्सचेंज में आ रहा होगा। अब पूरे का पूरा एसेट जो है वो चेंज कर सकते हैं आप, एसेट का कोई पार्ट जो है वो भी क्या कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, उसको भी चेंज कर रहे होते हैं। जैसे आप गाड़ी लेके आते हैं, गाड़ी खराब हो जाती है, उसका इंजन चोक हो जाता है, आप उसका इंजन दे के नया इंजन ले आते हैं, तो इंजन एक्सचेंज किया होता है, ओल्ड पार्ट को रिप्लेस कर रहे होते हैं। या पुरानी गाड़ी दे के नई गाड़ी ले आते हैं, तो ये सारा क्या है, ये डिस्पोजल और एक्सचेंज की श्रेणी है। आप डिस्पोजल कैसे है, बिकॉज आप एक ओल्ड एसेट दे के आ रहे हैं, जो आप एसेट दे के आ रहे हैं दैट इज योर डिस्पोजल। ये क्या है आपके लिए, ये आपके लिए डिस्पोजल ट्रीट हो रहा है, ये आपके लिए क्या है, दिस इज अ डिस्पोजल फॉर यू। और जो बदले में लेके आ रहे हैं वो क्या होगा, आपका एक्सचेंज एसेट होगा। तो अगर ये एक्सचेंज वाला सीन हो हमारे पास, अब एक्सचेंज वाले सीन में हमने दो बातें जो हैं वो देखनी है। एक्सचेंज वाला सीन जब भी होगा, हमने दो बातें याद रखनी है। अब दो बातें क्या हैं, इसको लिख लीजिएगा, गेन या लॉस ऑफ ओल्ड एसेट। बिकॉज जो आपने पुराना एसेट बेचा उस पर कितना गेन हुआ, कितना लॉस हुआ, वो देखेंगे। जैसे आप 12 प्रो मैक्स दे के आ रहे हैं, तो ये आपने बेचा, 12 प्रो मैक्स पे कितना गेन हुआ, कितना लॉस हुआ, वो देखेंगे।
और जो फिर न्यू एसेट एक्वायर किया, न्यू एसेट वैल्यू, हम क्या करेंगे इसको देख रहे होंगे। तो एक्सचेंज में जैसे ये 15 प्रो मैक्स जो है हमें कितने का पड़ा होगा, हमने क्या करना है इसको देखना है। तो बेसिकली सारी कहानी जो हमारी है वो किसकी चल रही है, यहाँ पे चल रही है। डिस्पोजल तो बेचना है, बेचने पे गेन होगा या लॉस होगा वो तो हम रिकॉर्ड करना सीख लेंगे कि ये ऐसे गेन हो रहा है, ऐसे लॉस हो रहा है। लेकिन जहाँ पे एक्सचेंज आएगा, एक्सचेंज पे पुराने एसेट का गेन या लॉस निकालना है और न्यू एसेट किस वैल्यू पे आना है वो हमने क्या करना है, वो हमने लेकर चलना है। तो ये दो बातें जो हैं वो हमने क्या करनी है, यहाँ पर डिस्कस करनी है। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो बताएं। अब देखें, जब भी हमने गेन या लॉस निकालना है ना, जब भी हमने गेन निकालना है या लॉस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो है हमारे पास ये। आप किसी भी एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, किसी भी एसेट को क्या कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, किसी भी एसेट को सेल कर रहे हैं, तो गेन कैलकुलेट करने का या लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, हम लेते हैं नेट सेल प्रोसीड्स, इसमें से लेस करते हैं कैरिंग अमाउंट एट डेट ऑफ डिस्पोजल, तो मेरे पास गेन या लॉस आ जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्या होगी, मेरे पास होंगी सेल प्रोसीड्स, क्या होंगी सेल प्रोसीड्स, जो भी पैसा आएगा इसमें से मैंने लेस करवाना है कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट, क्या लेस करवाना है, कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट, और ये किसकी होगी, ये हमारी डेट ऑफ डिस्पोजल तक की होगी। कहाँ तक की होगी, डेट ऑफ डिस्पोजल तक की। अब ये कैरिंग वैल्यू कैसे आती है, ये कैरिंग वैल्यू किस तरह से आती है, हम लेते हैं एसेट की कॉस्ट, हम क्या लेते हैं एसेट की कॉस्ट, इसमें से हम लेस करवाते हैं उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या लेस करवाते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करवाते हैं, तो मेरे पास क्या आती है, कैरिंग वैल्यू आती है। तो हमने करनी है कैरिंग वैल्यू निकालनी है, बट किस डेट की, जो हमारा डेट ऑफ डिस्पोजल है, जिस दिन हम उसको बेच रहे हैं उस दिन तक की हमने कैरिंग वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो सेल प्रोसीड्स में से अगर हम कैरिंग वैल्यू लेस करवा देंगे, अगर मेरे पास आंसर पॉजिटिव आया तो मैं इसे कंसीडर करूंगा गेन है, अगर मेरे पास आंसर नेगेटिव आया तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, इसको लॉस कंसीडर जो है वो कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, तो हमारा बेसिकली यहाँ पे आता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पे हमने देखना है, ये जो नेट सेल प्रोसीड्स इसकी बात करें तो हम हमेशा लेते हैं नेट सेल प्रोसीड्स। अब नेट सेल प्रोसीड्स का मतलब क्या है, ये आपने याद रखना है। नेट सेल प्रोसीड्स का मतलब क्या है, इसको याद रखना है। देखें, कैश रिसीव्ड, क्या कैश रिसीव, आप पुराना एसेट दे के आए हैं, पुराना एसेट जो दे के आए हैं उसके बदले में जो आपको कैश मिला, फॉर एग्जांपल 1000 रुपया मिला, वो प्लस जो आपने नया एसेट लिया है उसकी कीमत 2000, 3000, 4000 जो भी है, जो न्यू एसेट लिया उसकी कीमत यहाँ पे आ जाएगी, ये बनेगी आपकी 5000, माइनस जो आपने पे किया होगा, जो आपने पे किया होगा कैश, वो लेस करवाएंगे, और कोई कमीशन वगैरह पे की है आपने, वो लेस करवाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, नेट सेल प्रोसीड्स आ जाएंगी। कि ये आपकी क्या बन रही है, नेट सेल्स प्रोसीड्स बन रही होती हैं, क्या होगी, नेट सेल्स प्रोसीड बन रही होती हैं। उसके अलावा कैरिंग अमाउंट की हमने बात कर ली है। अच्छा, जो न्यू एसेट्स हम रिसीव कर रहे होते हैं, जो नया एसेट हम लेके आते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक्सचेंज के लिए सिर्फ एप्लीकेबल होगा, इसके लिए एप्लीकेबल होगा एक्सचेंज के लिए। और इसकी क्या कीमत होगी कि नए एसेट की कीमत माइनस दूसरे एसेट की ट्रेडिंग वैल्यू। अब ट्रेडिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, पुराने एसेट की जो हमें कीमत मिलेगी बेचते हुए, वो मेरी क्या कहलाएगी, न्यू एसेट की वैल्यू कहलाएगी। अब फॉर एग्जांपल आप जाते हैं, आप आईफोन 15 की कीमत पता करते हैं, आप क्या करते हैं, आईफोन 15 की कीमत पता करते हैं, वो कहता है जी 3 लाख रुपया, जस्ट टेक एन एग्जांपल, वो कहता है कितने का दूंगा, 3 लाख रुपए का। आप उसे कहते हैं कि आपके पास आईफोन एक्स है, ये कितने का लोगे, वो कहता है जी ये ओल्ड एसेट है आपका, तो ये मैं आपसे ले लूंगा 50,000 रुपये का। कितने का लेगा, 50,000 रुपये का। आपको कितना कैश पे करना पड़ेगा, 15 लेने के लिए आपको 2.5 लाख रुपया मजीद पे करना पड़ेगा, देन यू विल हैव आईफोन 15। अब देखें, ये है, देखें एग्रीड प्राइस ऑफ न्यू एसेट, कि नया एसेट इतने का है। ये है पुराने एसेट की ट्रेड इन वैल्यू, जो आपने पुराना एसेट दिया उसकी ये कीमत लगी है, और ये फिर आपने क्या किया, बैलेंसिंग कैश पे किया है, तो आपका नया एसेट मिल गया है। समझ आइए इस लाइन की। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर सारी इक्वेशंस लिखी हुई हैं गेन या लॉस कैलकुलेट करने की,
ये समझ आइए आप लोगों को। नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स का मतलब है कि कितना कैश मिला प्लस जो न्यू एसेट लिया उसकी वैल्यू माइनस जो कैश पे किया है और जो माइनस डिस्पोजल कॉस्ट है वो आपकी आ रही होती है। हाँ नहीं, एग्रीड प्राइस क्या है? 3 लाख। कि नया एसेट कितने का मिलेगा? 3 लाख का। 3 लाख इज द एग्रीड प्राइस। ओल्ड एसेट की कीमत क्या गई है? 50,000। ये है ट्रेड इन वैल्यू। आपने कितनी कैश पे किया है? दैट इज योर 2.5 लाख, एंड 2.5 लाख इज योर कैश पेड। ओके, अब देखें हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। कहता है अ नॉन करंट एसेट ओरिजिनली कॉस्ट ₹75,000। एक नॉन करंट एसेट है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 75,000 है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 51,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। द एसेट इज नाउ सोल्ड फॉर ₹18,000। हमने कितने का बेचा? 18,000 का। और डिस्पोजल कॉस्ट कितनी लगी है? 500। कितने की लगी है? 500। हमें चाहिए गेन या लॉस। अब कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए हैं, वो क्या होगा? नेट सेल प्रोसीड्स माइनस डब्ल्यू डीवी ऑफ एसेट, या जो हमारे पास कैरिंग वैल्यू होगी वो हम लेस करेंगे। अब नेट सेल प्रोसीड्स देखते हैं। यहाँ पे उसने कहा है आप इस एसेट को बेचेंगे, आपको जो पैसे मिलेंगे वो 18,000 होंगे, लेकिन बेचने के लिए आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। वो कितनी होगी? 500 होगी। तो जो नेट आपको मिलेगा वो कितना होगा? 17,500 मिलेगा। तो दिस इज योर नेट सेल प्रोसीड। ये क्या है? 17,500 आपकी नेट सेल प्रोसीड है। अब हमें चाहिए WDV ऑफ एसेट्स। 75 हमारे पास कॉस्ट थी, 51 हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, वो हम लेस करवाएंगे तो 24,000 मेरे पास क्या आ जाएगी? उसकी WDV आ जाएगी। अब ये नेट सेल प्रोसीड है, ये WDV है। इसका मतलब क्या है कि मेरा एसेट 24,000 का है। मेरा एसेट कितने का है? 24,000 का है, और मुझे उसके कितने पैसे मिले हैं? 17,500। तो कितने का घाटा पड़ा? 6,500 का घाटा पड़ा है। ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा लॉस ऑन डिस्पोजल कहला रहा होगा। ये एग्जाम्पल समझ आइए। एक और सवाल देखते हैं। सवाल है गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना है। फॉर्मूला वही आएगा हमारे पास। हम लेंगे नेट सेल प्रोसीड्स, कितने का बेचा है वो लेंगे, उसमें से हमने लेस करवानी है इसकी WDV। तो मेरे पास आ जाएगा गेन या लॉस। अब सवाल पढ़ते हैं। कहता है द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीनरी। अब बात हो रही है एक्सचेंज की। एक्सचेंज का मतलब क्या है? हम तब्दील कर रहे हैं विद न्यू इक्विपमेंट। पुरानी मशीन को न्यू इक्विपमेंट से हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं बाय अदील लिमिटेड, अदील लिमिटेड से। अब जो न्यू इक्विपमेंट है ये एक्वायर होगा, इसको हमने इसकी कॉस्ट डिटरमिन करनी है, हम इसके ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे। और ओल्ड इक्विपमेंट जो है, जो हम बेच रहे हैं, इसका हमने क्या करना है? डिस्पोजल रिकॉर्ड करना है। कहता है जी कॉस्ट है ओल्ड मशीनरी की 1 लाख रुपया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 30,000 रुपया। इसका मतलब इसकी जो बुक वैल्यू है, जो कैरिंग वैल्यू है, वो है मेरे पास 70,000 रुपया। डन। हमने एसेट जो है बेचा, तो जो मुझे कैश मिला है वो कितना? 18,000। जो मैंने मशीन ली है वो कितनी है? 60,000 रुपये की। और जो ब्रोकर को मैंने कमीशन पे की है वो कितनी है? 30,000 रुपये की। तो ये इसने हमें यहाँ पर गिवन कर दिया। हमने निकालना है गेन या लॉस। अभी नेट सेल प्रोसीड्स अभी भी पढ़ के आए हैं, अभी ये देखें। नेट सेल प्रोसीड्स क्या थी? कैश रिसीव्ड कितना होगा? अब देखिए मुझे कैश मिला है यहाँ पे 18,000, प्लस हमने देखा था कि जो न्यू एसेट रिसीव होगा उसकी कीमत। हमें जो न्यू एसेट मिला है वो कितने का है? 60,000 का। माइनस करेंगे हमने कैश कितना पे किया है, हमने कमीशन पे किया ब्रोकर को 3,000, तो वो हम यहाँ पर लेस करवा देंगे। तो 18 और ये 70 78, ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 75,000 आ जाएगा। WDV कितनी थी? अभी मैंने निकाली थी, डैट वो 70,000। तो 75,000 मुझे नेट कैश रिसीट मिला। WDV में 70,000 से लेस किया तो 5,000 रुपये का मुझे क्या आ जाएगा? 5,000 रुपये का मेरा गेन आ जाएगा। दैट विल बी द गेन ऑन डिस्पोजल। जी जनाब, ये क्लियर है। अब जब भी हमने देखें डिस्पोजल को रिकॉर्ड करना है ना, तो अभी तक मैं एंट्रीज पे नहीं आया। ये एक ना कुछ फॉर्मेट जो है, इसको जरा आप लोग याद कर लें। आपने बस इस फॉर्मेट से चीज देखना है कि 2 बातें याद रखनी है कि कौन सी चीज आपने ऐड करनी है
और कौन सी चीज आपने लेस करवानी है। ये दो बातें सिर्फ आप याद रख लें, ये दो बातें ना आपने याद रखनी है। अभी फॉर्मेट है, देखें, कोई भी चीज आपको रिसीव होगी, कोई भी चीज आपको रिसीव होगी या रिसीवेबल होगी, वो हमने ऐड करनी है। आपने अगर गेन या लॉस निकालना है तो कोई भी चीज अगर आपको रिसीव होगी या रिसीवेबल है, आपने क्या करना है, उसको ऐड करना है। मतलब अगर आप नया एसेट खरीदते हैं, जो नए एसेट की वैल्यू है, मिला नया एसेट ना, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दो। आपने एक्सचेंज किया, कैश मिला, वैल्यू यहाँ पे लिख लो। अगर आपका एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, अब देखिए हम डिस्पोजल है, डिस्पोजल में डिस्ट्रॉय भी आ जाता है कि आपकी गुड्स जो है वो तबाह हो गई हैं। अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है वो भी यहाँ पे लिख लो, अगर रिसीवेबल है। अगर क्लेम मिल गया है तो लिख लो। उसके अलावा अगर आप स्क्रैप वैल्यू पे बेच रहे हैं, जो स्क्रैप वैल्यू मिल रही होती है वो भी आप लिख लें। तो ये मैक्सिमम चीजें, सारी नहीं होंगी पेपर में, पेपर में एक आधी चीज गिवन होगी, तो जो भी चीजें रिसीव होंगी वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। फिर जो भी चीज पे की है या पेएबल है वो आपने लेस करवानी है। सबसे पहले आप लेंगे बुक वैल्यू, बुक वैल्यू अभी हम निकाल के आए हैं, कैरिंग वैल्यू होगी, और किस डेट की, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ डिस्पोजल। जहां तक हम डिस्पोजल कर रहे हैं वहां तक की हमने बुक वैल्यू लेनी है, और ये नेगेटिव में लेस करवानी है। अगर हमने कोई कैश पे किया है वो भी हम लेस करवाएंगे। जो हमने अभी कैश देना है, दिया नहीं, ये पे कर दिया तो लेस होगा, और कुछ पेएबल है तो वो भी लेस होगा। तो सारी चीजें जो मिली हैं इसमें से जो जो हमने पे किया है वो लेस करवाएंगे। अगर आंसर पॉजिटिव हुआ तो गेन है, अगर आंसर नेगेटिव हुआ तो मेरे पास क्या होगा, लॉस होगा। तो ये टेबल, ये फॉर्मेट जो है, अगर आपको समझ आ जाता है, यू कैन क्लियरली कैलकुलेट द डिस्पोजल, ये डिस्पोजल क्या है और कैसे है और किस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। जी जनाब, इसमें कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन बाय एनीवन फ्रॉम दिस टेबल, लेट मी नो। समझ ना आई हो कि कौन सी चीज ऐड हो रही है, कौन सी चीज लेस हो रही है, बताएं जी। डिफरेंशियल का मतलब है कि जो आपने रिमेनिंग अमाउंट पे करनी है। देखिए ना, आप पुराना एसेट दे रहे हैं 50,000 रुपए का, नया एसेट ले रहे हैं लाख रुपए का, डिफरेंशियल अमाउंट पे करेंगे 50,000 रुपए की, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ डिस्पोजल कॉस्ट होती है, बेचने के लिए खर्चा आपका इनकम हो रहा होता है, वो भी बीच में यहाँ पे आ रहा होता है। चलिए जी, हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे और लास्ट में हमने ये डेप्रिसिएशन में डिस्पोजल जो है डिस्कस किया था, क्या होता है क्या नहीं होता। हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे, अभी लास्ट में हमने ये डेप्रिसिएशन में डिस्पोजल जो है सर ये डिस्कस किया था, क्या होता है क्या नहीं होता। अभी डिस्पोजल की हमारे पास साथ ये कुछ जनरल एंट्रीज जो है वो हमने क्या करनी है। देखिए सबसे पहले एक्सचेंज की अगर हम एंट्री की बात करें और इसके साथ ये अकाउंट जो है हम वो बनाते हैं और आगे प्रैक्टिस करते हैं। क्या होता है, देखिए सबसे पहले एक्सचेंज की अगर हम एंट्री की बात करें तो जब भी हम डिस्पोजल की एंट्री की बात करें तो क्या होता है कि हमारा फोर्थ एसेट जो है वो हमारा क्रेडिट होता है और हमारा डिस्पोजल अकाउंट जो है वो हमारा क्या हो रहा होता है, डेबिट हो रहा होता है। अगर हम बात करें और हम एसेट का अकाउंट बना रहे हैं, अगर हम बात करें और अगर हम एसेट का अकाउंट जो है वो बना रहे हैं, देखिए एसेट के अकाउंट में ये मेरे पास आएगा ब्रॉट डाउन बैलेंस, जो मैंने एडिशन की है, जो मैंने ये मेरे पास आएगा कौन सा बैलेंस, कैरेट ऑन बैलेंस, जो क्या होगा साल के एंड पे आ रहा होगा। जो मैंने एडिशन की है, जो मैंने चीजें जब बेचूंगा वो डिस्पोज ऑफ करूंगा, यानी ये जो है वो मैंने क्या किया है, खरीदा है, ये मैंने बाय किया। देखिए ये एसेट अकाउंट कहां पे, और जो बेचूंगा, जो डिस्पोज ऑफ करूंगा वो कहां पे जा रहा होगा, ऑन क्रेडिट साइड। तो देखिए ये एसेट अकाउंट कहां पे जा रहा है, अब ये क्रेडिट साइड के ऊपर हम एसेट अकाउंट में इधर शो कर रहे हैं। एक चीज क्या हो रही है, क्या हो रही है कि यहां पे शो कर रहे हैं डिस्पोजल की वजह से। अब ये देखिए क्या हो रहा है, एसेट अकाउंट में एक चीज क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, किसकी वजह से, डिस्पोजल की वजह से। और साथ ही हम पैरेलल अकाउंट बनाएंगे किसका, डिस्पोजल का, इसका अकाउंट बनाएंगे, डिस्पोजल का अकाउंट बनाएंगे। और डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा होगा, डेबिट हो रहा होगा, किसकी वजह से, और ये एसेट की वजह से। मतलब ये हमारे दो अकाउंट जो है बनेंगे और हमारी पहली एंट्री जो है वो ये पास होगी। तो ये एंट्री और ये अकाउंट हमारे बनते हैं। और साथ हम एक और अकाउंट बना रहे होते हैं, जो मैं जगह की कमी की वजह से यहाँ बना रहा हूँ, वो होता है मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ये मेरे पास होगा ओपनिंग बैलेंस, दैट इज टोटल बैलेंस। ये मेरे पास होगा क्लोजिंग बैलेंस, ये मेरे पास आएगी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ये कौन सी होगी मेरे पास, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होगी, ये आ गई। और यहाँ पे कौन सी आएगी, डेप्रिसिएशन डिस्पोजल पे, जो ऐसा हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसके डेप्रिसिएशन भी यहाँ जाएगी। अब यहाँ पे चीज आ रही है एमसीक्यू पर्सपेक्टिव पे, ये जो कैरिंग बैलेंस है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, इस क्लोजिंग बैलेंस में डिस्पोज ऑफ एसेट्स नहीं आते,
तो मतलब वो जो एसेट्स बिक गए हैं वो इसमें नहीं आ रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस तो अगर एसेट के अकाउंट में ये नहीं आते तो रिमेंबर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी इसके क्लोजिंग बैलेंस में भी उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन नहीं आनी चाहिए जो बिक गए हैं। तो जब हम कॉस्ट लेके चल रहे हैं, जब हम एसेट की कॉस्ट को डिटरमिन कर रहे हैं, हम एसेट की कॉस्ट को मेजर कर रहे हैं, कॉस्ट मेजरमेंट में एट द ईयर एंड वो हम एसेट शो ही नहीं करते जो रिकॉग्नाइज हो गए हैं, जो हमने बेच दिए। अगर हम वो शो नहीं कर रहे हैं तो रिमेंबर जब हम एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर रहे होंगे उस वक्त भी हम उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शो नहीं करेंगे जो बिक गई है। अब देखिए जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, इसकी वजह से डिस्पोजल और डिस्पोजल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से। जब भी हम एसेट डिस्पोजल करते हैं पहली एंट्री क्या होती है, कॉस्ट को रिमूव करना और डिस्पोजल अकाउंट को चार्ज करना, जो हमने यहाँ पे किया। सेकंड एंट्री क्या होती है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिमूव करना, अब इसको चार्ज करना, डिस्पोजल अकाउंट को चार्ज करना, ठीक है। तीसरा, अगर हमने कोई एसेट बेचा है, अगर हमने कोई एसेट बेचा है, उसका हमें कोई कैश मिला है, कोई अमाउंट मिली है, कोई रकम मिली है, उसकी एंट्री क्या पास होती है। देखिए हम एसेट बेच के आए हैं, मुझे कैश मिला होगा तो बैंक क्या हो जाएगा, मेरा डेबिट हो जाएगा। कैश मिला, कैश डेबिट, बैंक में पैसे आए, बैंक डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, डिस्पोजल अकाउंट। ये पैसा किसकी वजह से आया है, ये पैसा डिस्पोजल अकाउंट की वजह से आया है। तो डिस्पोजल अकाउंट हमारा क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास बैंक आ रहा होगा, यहाँ मेरे पास कैश है वो शो हो रहा होगा। ये 3 एंट्रीज अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास बैलेंस आ जाएगा गेन या लॉस का। ये 3 एंट्रीज जो है ये आप लोगों को क्लियर है, ये 3 एंट्रीज आप लोगों को क्लियर है, ये 3 बेसिक एंट्रीज सबको क्लियर है ना, इसके अलावा किसी बच्चे को भी। ये जो 3 हमारी बुनियादी एंट्रीज हैं ये हमारे पास होनी ही होनी है। अगर हमने एसेट एक्सचेंज किया, अब इसके अलावा क्या किया है, ये जो 3 हमारी बुनियादी एंट्रीज हैं ये हमारे पास का मतलब है नया एसेट। अगर हमने एसेट एक्सचेंज किया, हमने क्या किया है, एसेट एक्सचेंज किया है। एसेट जो है एक्सचेंज का मतलब है नया एसेट आया है, तो क्या एंट्री पास होगी, नया एसेट आया है, पुराना दे के आए थे, उसके बदले में नया एसेट जो है हमने रिसीव किया है, वसूल किया है। तो क्या एंट्री पास होगी, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट। मतलब ये एडिशन जो है ये डेबिट हो रही होगी। और चूंकि पुराना एसेट देखे हैं यहाँ बैंक नहीं आएगा, बल्कि क्या आ रहा होगा, न्यू एसेट की वैल्यू जो है वो आ रही होगी। तो एक्सचेंज की एंट्री हमने ये पास करनी है। फिर अगर हमने डिस्पोजल कॉस्ट इनकर्ड कर दी है, अगर पे हो गई है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, अगर पे नहीं हुई तो पेबल आएगा। अगर डिस्पोजल कॉस्ट इनकर्ड हुई है तो रिमेंबर क्या किया जाएगा, हम डिस्पोजल अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। मतलब कोई भी कॉस्ट टू डिस्पोज कुछ भी इनकर्ड हो रही है तो वो हमारी अकाउंट डेबिट होगा और बैंक या कैश जो है वो हमारा क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये तो हमारी एंट्रीज की बात है। फिर जो हम कैश पे करते हैं वो भी ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट जो हमने कैश पे किया होगा वो भी हमारा किसको जाएगा, डिस्पोजल अकाउंट में जा रहा। अगर हमारी डेबिट साइड फिर हम इसे करेंगे क्लोज। अगर हमारी क्रेडिट साइड, अगर हमारी डेबिट साइड जो ज्यादा है, लॉस, अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा है तो इधर हमारा गेन आएगा। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है यहाँ पे हमारा क्या आ रहा होगा, लॉस आ रहा होगा। तो ये एंट्रीज जो है वो हमने पास करनी होती है। अब पेपर में ये कंसोलिडेटेड एंट्रीज तो मतलब ये जो सेपरेट एंट्रीज है वो तो हमारी नहीं आएंगी, हमने जो पास करनी होती है वो है हमारी कंसोलिडेटेड एंट्रीज जो हमने यहाँ पर लेके चलेंगे। लेकिन हमने ये कंबाइंड और एंट्री हमारी क्या होगी, ये कंबाइंड एंट्रीज जो हमने पास करनी है। ये है हमारी इंडिविजुअल एंट्रीज, लेकिन हमने ये कंबाइंड एंट्री पास करनी है जब भी हम एसेट्स को क्या करेंगे, डिस्पोज ऑफ कर रहे होंगे। क्या होगी कि जो हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो क्या होनी चाहिए, डेबिट। बैंक से जो आया वो भी क्या होगा, डेबिट। जो हमने नया एसेट लिया वो भी डेबिट होगा। वो क्या होनी चाहिए, अगर आपको याद हो मैंने आपसे ये टेबल बैंक से जो आया मैंने यहाँ क्या होगा, डेबिट। जो भी चीज जो हमने नया एसेट लिया वो भी डेबिट होगा। अगर आपको याद हो मैंने आपसे ये टेबल लिखवाया था और मैंने यहाँ पे कहा था कि जो भी चीज मुझे रिसीव होगी वो मैंने ऐड करनी है। ये क्लियरली आपको उस दिन रोल सिखाया था कि जो भी चीज हमें रिसीव होगी वो हमने क्या करनी है, ऐड करनी है। और यही आपने एंट्री पे लगाना है। देखिए बैंक रिसीव होते हैं, चीज हम डेबिट ऐड हो रहा है, नया एसेट रिसीव हो रहा है, ऐड हो रहा है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हमने रिवर्स करनी है। अब जो चीज हम देंगे वो हमने क्या करनी है, क्रेडिट करनी है। अगर हमने ओल्ड एसेट दिया वो होगा क्रेडिट, हमने कोई डिस्पोजल कॉस्ट इनकम की है वो होगी क्रेडिट। अगर हमने कोई कैश वगैरह दिया है वो भी क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा। फिर हमने बैलेंस करना है। अगर हमारे क्रेडिट साइड शॉर्ट हुई तो मेरे पास क्या आएगा, गेन आएगा। अगर मेरी डेबिट साइड शॉर्ट हुई उसको बैलेंस करने के लिए मेरे पास क्या आएगा, लॉस आएगा। तो ये मेरी कंसोलिडेटेड कंबाइंड एंट्री पास होगी। अब अगर आप मुझसे पूछें तो हमारे पास पिछले कुछ सालों से जनरल
एंट्रीज का सवाल नहीं आ आपको ये रही चीज जो है PPE लिखनी पड़ेगी। और अगर जनरल एंट्री का सवाल आए उसमें रिवैल्यूएशन भी होगी और डिस्पोजल भी होगा, तो वहां पे आपको ये चीज जो है देखनी पड़ेगी। तो चंद एक बातें ना लिख लें या इसको नोट कर लीजिएगा, मैं भी क्लास के बाद शेयर भी करूंगा आपके साथ, आपके पास ड्राइव में अवेलेबल होंगे कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होनी है आपकी डेबिट। कुछ चीजें जो है वो हमेशा आपको याद होनी चाहिए कि एक्यूमुलेटेड जो आपकी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी, हमेशा डेबिट होगी। और ये याद रखिएगा ये आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो डेट ऑफ डिस्पोजल तक होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए? डेट ऑफ डिस्पोजल तक। अगर आपका एसेट यकम जून को बिक रहा है तो यकम जून तक की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने निकालनी है। अगर यकम नवंबर को बिक रहा है तो यकम नवंबर तक उस डेट ऑफ डिस्पोजल तक जितनी भी आपकी होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो क्या होनी चाहिए? डेबिट। फिर जो ओल्ड एसेट है वो क्या होगा? आपका क्रेडिट होगा। और ये हमेशा तो नहीं लेकिन मोस्टली जो एसेट की कॉस्ट है उसके ऊपर क्या हो रहा होता है? क्रेडिट हो रहा होता है। फिर जो आप कैश वगैरह पे करेंगे डिस्पोजल कॉस्ट या बैलेंसिंग फिगर वो भी क्या होगी? आपकी क्रेडिट होगी। जो आपको पैसे मिलेंगे या नया एसेट मिलेगा वो भी क्या होगा? आपका डेबिट होगा। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे? अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आई तो लॉस, अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड के ऊपर आई तो गेन होगा। तो ये हमारी कंबाइंड एंट्री है जो हमने क्या करनी होती है? बात करनी होती है। हमेशा फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स आई लाइक बच्चों से मिलता हूँ, कैसे वगैरह चेक करता हूँ, जब भी देखता हूँ ना डिस्पोजल का सवाल करता हूँ स्टूडेंट एक कॉमन मिस्टेक लाजमी करता है। या तो वो जल्दी में होता है या तो उसको किसी चीज का कंसेप्ट नहीं होता कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमेशा डेट ऑफ डिस्पोजल से नहीं है। इवन मैं आपको बता देता हूँ, जब आपका कभी टेस्ट होगा ना और बीच में अगर हमने डिस्पोजल डाल दिया, आप में से मेजॉरिटी बच्चे ऐसे होंगे जो साल के शुरू तक की डेप्रिसिएशन जो है वो लेके डेबिट में बैठे होंगे, लेकिन जो ड्यूरिंग द ईयर एसेट इस्तेमाल हुए 5 माह 6 माह 7 माह 8 माह उसको इग्नोर कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ इसको लिख लें कि ये डेट ऑफ डिस्पोजल तक लेनी है आपने। तो ये होती है हमारी कंबाइंड एंट्री जो हमने पास करनी होती है। ये एंट्री सबको क्लियर है? इसके समझ आइए। अब हम यहाँ पे सवाल करते हैं, देखिए जी कहते हैं रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर डिस्पोजल अकाउंट। अब हम यहाँ पे सवाल करते हैं और लॉस ऑन द देखिए जी कहते हैं रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर डिस्पोजल अकाउंट टू डिटरमिन द गेन और लॉस ऑन द डिस्पोजल। हमने गेन या लॉस जो है वो फाइंड आउट करना है। कहते हैं द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीनरी। सवाल पढ़ना है आपने जब भी। अभी तो हम बड़ी शॉर्ट एग्जांपल्स कर रहे हैं तो शायद आपको आसान लग रही हो। जब बड़ा सवाल होगा जिसमें रिवैल्यूएशन भी होगा, देख रहे हैं कि डिस्पोजल है या एक्सचेंज है, तो उस वर्ड को हाईलाइट कर लेना। इसको हाईलाइट कर लें, एक्सचेंज है। इससे न्यू इक्विपमेंट से देखते हैं क्या है? कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीनरी, ओके। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000, कैश रिसीव्ड इन एक्सचेंज 18,000, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट इन एक्सचेंज 60,000, कमीशन पेड टू 30,000। हमने क्या करना है? डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। तो डिस्पोजल अकाउंट अभी हम यहाँ पे देख कैसे बना रहे थे कि डिस्पोजल अकाउंट में क्या होगा कि एसेट जो है ओल्ड वो क्या हो रहा होगा? हमारा डेबिट हो रहा होगा। जो हमने पेमेंट्स की थी वो हमारी क्या होती है? डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट होती है। डिस्पोजल अकाउंट में जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो शो होती है क्रेडिट साइड के ऊपर। डिस्पोजल अकाउंट में जो हमें कैश मिला होता है बिकॉज कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा हमारा? डिस्पोजल अकाउंट, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। अच्छा उसको अगर नया एसेट मिला हो वो भी कहाँ जाएगा? ऑन क्रेडिट साइड जा रहा होगा। अगर मेरा क्रेडिट ज्यादा है अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आती है तो इसे हम क्या कहते हैं? गेन ऑन डिस्पोजल कहते हैं कि जी हमें डिस्पोजल के ऊपर वैसे भी गेन लॉस कैलकुलेट। अदरवाइज अगर इस साइड पे आए तो हमारा क्या कहलाता है? लॉस ऑन डिस्पोजल। आपके पास मशीन थी उसकी कॉस्ट थी, अब वैसे भी गेन लॉस कैलकुलेट करना चाहें आप कर सकते हैं। कैसे? देखें जी आपके पास मशीन थी उसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपया, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 60,000 रुपया और उसकी बुक वैल्यू थी कितनी? 40,000 रुपया। वो भी आप कितनी थी? 40,000 रुपया। आपको बेचने के ऊपर जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ? 3,000 रुपया। वो भी आप क्या कर सकते हैं? इसमें लेस करवा सकते हैं। इसमें लेस कराएंगे हम आपको देते हैं। अच्छा आपने इसको एक्सचेंज कराया, आपको नया एसेट मिला कितने का? 60,000 रुपए का है। वो कितना है? आपके डिस्पोजल कॉस्ट इनकम हुई है कितनी? 5,000 रुपए की। और आपको कैश जो रिसीव हुआ है वो कितना है? 18,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम इस तरह से जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ी थी अगर आपको याद रहेगा हमारे पास कितना? लेट सेल प्रोसीड्स कैरिंग अमाउंट। हम इससे भी क्या कर सकते हैं अपना? हम इसको वैसे जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ी थी अगर आपको याद हो नेट सेल प्रोसीड्स इसकी कैरिंग अमाउंट हम इससे भी क्या कर सकते हैं? अपना गेन या लॉस जो है अभी हमने बनाया डिस्पोजल करते हैं। सिर्फ मैंने डिस्पोजल अकाउंट की अगर हमने अच्छा मुझे जरा इसकी एंट्री पास करनी है। हमने इस फॉर्मेट में जरा देखते हैं। अभी हमने बनाया डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट की अगर हमने एंट्री पास करनी हो तो सबसे पहले डेबिट क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 30,000 से। लेकिन हम 30,000 से क्या करेंगे? इसको डेबिट कर रहे होंगे।
फिर जो हमें बैंक से पैसे मिले हैं आप देखिए 18,000 वो क्या होंगे, वो भी हमारे यहाँ पर डेबिट हो रहे होंगे। वो भी हमारा यहाँ पर डेबिट हो रहा है। उसके अलावा आप देखें हमने न्यू इक्विपमेंट कितने का मिला 60,000 का, वो भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा यहाँ पर डेबिट हो रहा होगा। हम उसको भी इधर रिकॉर्ड करेंगे, हमने डेबिट हो गया। फिर ओल्ड इक्विपमेंट हमने दिया, कॉस्ट क्या थी लाख रुपया, वो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट होती है। हमने डिस्पोजल कॉस्ट इनकर की है और हमारे पास पे की है 3,000 की, वो भी हम क्या करेंगे, और कुछ है डिस्पोजल कॉस्ट हमारी आ जाएगी 3,000 रुपया। और हमारे पास क्या आ जाएगा, और कुछ है, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारे पास, हाँ ठीक है। आप इसको आप बैलेंस करें, सॉरी तो आपके यहाँ पास पे आएगा gain हमारे पास, या लॉस जो है वो आ जाएगा। हाँ ठीक है। तो आप इसको आप बैलेंस करें तो आपके पास गेन या लॉस जो है वो आ जाएगा, ठीक है। जी हमने आगे इसकी एंट्री पास की हुई है उसी सवाल की कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, जो पैसे है बैंक से वो डेबिट। जी हमने आगे इसकी एंट्री पास की हुई है उसी सवाल की कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, रिसीव हुआ जो पैसे है बैंक से वो डेबिट, नया एसेट जो है वो हमारे पास क्या होगा, डेबिट। और तो ये जो हमें रिसीव हुआ वो सारा डेबिट होगा। अब बैलेंस करेंगे, फिर जो गया क्रेडिट साइड हमारी शॉर्ट है और दैट विल बी द बैलेंस, जो हमने पेमेंट की ये हमारा क्या क्रेडिट हुई। अब बैलेंस करेंगे तो क्रेडिट साइड हमारी शॉर्ट है तो दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर, और ये हमारा क्या होगा, गेन कंसीडर हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? अभी आपका एक एग्जाम लेवल सवाल है जो क्या होता है कंसीडर हो रहा है, मतलब ये आपका एग्जाम लेवल क्वेश्चन इस तरह का सवाल आपको एक्सपेक्टेड है। अभी आपका एक एग्जाम लेवल सवाल है प्रिपेयर जो क्या होता है नेचुरल फॉर्म हो रहा है, आप नेचुरल फॉर्म बना मतलब ये आपका एग्जाम लेवल क्वेश्चन इस तरह का सवाल आपको एक्सपेक्टेड है, तो पढ़ो इस कहता है प्रिपेयर द फॉलोइंग नेचुरल अकाउंट, ये आप नेचुरल अकाउंट बना रहे हैं कॉस्ट का अकाउंट pertaining to the machines for the year ended 31 दिसंबर 2017 और हमने इस डेट के लिए हमने कॉस्ट का अकाउंट बनाना है, वो बनाना है, हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, और हमने गेन या लॉस ऑन कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन मशीन अकाउंट अकाउंट जो है वो हमने क्या करने हैं। एक को बात बता दो, R1 कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन ऑफ अकमल ब्रदर। एक को बात बता दो, चीजों को R1 में एक हैबिट को अडॉप्ट कीजिएगा और वो हैबिट होगी कि एक सवाल पढ़ते हुए डेट्स वगैरह को और चीजों को हाईलाइट करने की, हाईलाइट करना सीखें, चीजों को लिंक करना आप लोगों ने सीखना है। कहता है द बैलेंस ऑफ कॉस्ट and accumulated depreciation of machine as on 1st January 2017 were rupees 8 लाख and 3 लाख 33,000 respectively। ठीक है, इतना था 8 लाख और 3,000, 3 लाख respectively, जिसमें हमें मशीन का कॉस्ट का और ये अकाउंट गिवन कर दिया, ठीक है। इसका मतलब हम कॉस्ट मेथड के ऊपर हमने अकाउंट लिख रहे हैं। फिर कहता है मशीन वाज एक्वायर्ड ऑन 1st जनवरी 2014, एक मशीन है जो हमने कब ली थी 1st जनवरी 2014 को, जिसकी बुक वैल्यू थी 31,935। अब ये देखें, ये है नेट बुक वैल्यू, क्या गिवन है, नेट बुक वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जो उस मशीन की कॉस्ट थी उसमें से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करवाने के बाद क्या आई है, उसकी बुक वैल्यू आई है। और वो इस साल के शुरू में कितनी थी, 31,935। वो हमने कितने की बेची है, 34,000 रुपए की जो है बेच दी है। किस तारीख पे, 30 अप्रैल 2017 पे। उसने हमें बता दी है। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो है वो कितनी है, 5,000 ये उसकी क्या थी, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल थी, A machine उसने हमें having बता fair दिया। value of rupees 40,000। फिर कहता है ऑन 1 जुलाई 2017, इस साल के मतलब मिड में, अ मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ रुपीस 40,000, एक मशीन है जिसकी फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू कहते हैं मार्केट वैल्यू को, जो 40,000 थी ऑन दैट डेट उस दिन वाज एक्सचेंज फॉर अ न्यू मशीन, हमने पुरानी देने के बदले में क्या ले लिया, नहीं ले लिया। द बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस वाज पेड थ्रू अ चेक, जो हमने परचेज प्राइस का बैलेंस था वो हमने चेक के जरिए पे किया था, वो कितना था, 80,000। नई मशीन, पुरानी मशीन गई है 40,000 की, बैलेंस कितना पे किया है, 80,000। द लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू मशीन वाज रुपीस 1,30,000, और हालांकि जो न्यू मशीन थी उसकी कीमत कितनी थी, 1,30,000। ओल्ड मशीन हैड बीन एक्वायर्ड, जो हमने पुरानी मशीन ली थी वो कितने की ली थी, हमने 65,000 की ली थी। कब, 1 अक्टूबर 2015 में। मशीन आर डेप्रिशिएटेड एट 15% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये मेरा सवाल है। अब मेरा सवाल है आप लोगों को एक दफा इसको फिर रीड कर लें और बताएं क्लियर है, क्लियर है, हम थोड़ा सॉल्व करते हैं और इसमें थोड़ी सी वर्किंग बैक भी है वो भी देखते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे कुछ एसेट्स की कॉस्ट जो है वो गिवन नहीं है और हमने क्या करनी है, हमने उन एसेट्स की कॉस्ट एडजस्टमेंट नंबर 2 के हम क्या करेंगे, स्पेशली रीड द एडजस्टमेंट नंबर 3, पढ़ के बताएं एडजस्टमेंट नंबर 3 क्लियर है, और एडजस्टमेंट नंबर 2 के हम क्या करेंगे जरा मुझे पढ़ के बताएं, शाबाश जल्दी करें। अब देखिए इसको हमने सॉल्व करना है। तो 3 अकाउंट है, एक कॉस्ट का अकाउंट,
एक है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट और तीसरा है अब देखिए इसको हमने सॉल्व करने हैं। और तो 3 अकाउंट है, एक कॉस्ट का अकाउंट है, तो दो चीजें एक है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट और तीसरा है डिस्पोजल का अकाउंट। डायरेक्टली क्या कर रहे हैं और डिस्पोजल की बात करें तो दो चीजें यहाँ पे आ रही है। एक है हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2 जिसमें हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, और एक एडजस्टमेंट नंबर 3 है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ये चीजें जो है हमने बतानी, सबसे पहले हम आते हैं मशीन के अकाउंट के ऊपर। जो हमारा बनना है मशीन का कॉस्ट का अकाउंट, पहले हम डाटा लिखेंगे, अभी घबराना नहीं है, सोचते हैं। सबसे पहले लिखते हैं डाटा, कॉस्ट कितनी थी 1 जनवरी को 8 लाख, हमने लिख दिया कि हमारे पास डेट है 1 जनवरी 17, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आया हमारे पास, 8 लाख आया। फिर हमने देखा हमारे पास है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो कितनी है 3,33,000, हमने यहाँ पे बनाया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट और मेरे पास बैलेंस आ गया कितना, यहाँ पे 3,33,000 जो है वो इसका बैलेंस हमारे पास। अब हम निकालते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 और एडजस्टमेंट ये तो हमें यहाँ पे गिवन कर दिया, ये तो ठीक है। देखिए गेन या अब हम निकालते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 में, और एडजस्टमेंट नंबर 2 में हमने निकाला है गेन या लॉस। आपके सामने देखिए गेन या लॉस तो मुझे पता है, एडजस्टमेंट नंबर 2 में अगर मैं गेन या लॉस की बात करूंगा तो मुझे पता है। देखें आपके सामने है एक चीज जिसकी बुक वैल्यू 31,935 है, वो मैंने कितने की बेची है 34,000 रुपए की, और बेचने में खर्चा मेरा कितना हुआ है 5,000 रुपए खर्चा हुआ है। तो आप इसका नेट लॉस जो है वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमने प्रॉफिट लेके चलना है, हमने अकाउंट से उसकी डेप्रिसिएशन भी रिमूव करनी है, हमने उसकी कॉस्ट भी रिमूव करनी है, तो वो हम लेके चलेंगे। अब देखिए उसने हमें गिवन किया 31,935, ये है बुक वैल्यू, और हमारे पास है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उसके तहत। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम लेके चलते हैं, क्या होगा, ये मशीन ली है ये कम जनवरी 2014 को। अब अजम्पशन लेते हैं जरा, मेरे पास ये जो मेथड है ये वाला 31,935, ये है पिछले साल के बाद की 1 जनवरी 2017 पे, मतलब एसेट लिया 14 में डेप्रिशिएट किया, तो मेरे पास 15 में डेप्रिशिएट किया, 16 में डेप्रिशिएट किया, 3 साल मैंने इसको डेप्रिशिएट किया है, तो मेरे पास क्या आई है, मेरे पास यहाँ पर उसकी बुक वैल्यू जो है वो आ रही है। तो हम कर तो सकते हैं, कितना रेट था 15%, 15 का आप क्यूब ले लें तो आपको चलेगा पता कि कितना ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएट हुआ है। आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसको यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है कि हमारे पास थी 31,935, उसकी क्या है बुक वैल्यू। आप इसको डिवाइड कर दें ग्रॉस अप करके लाइफ के साथ, आप इसके क्या कर सकते हैं, ग्रॉस अप ले सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे देखा जाए तो पहले साल जो हमने एसेट लिया था 100 का 15% हमारी यहाँ पे लेस हुई थी, 85 बचा। अगले साल हमने फिर 15% लेस की थी, उसके बाद फिर हमने 15% लेस की थी, 3 साल हमारे पास कितनी लेस होके आई थी, वो 15% लेस होके आ रही थी। तो आप इसको ग्रॉस अप करना चाहें तो ये आपको शो हो रही होगी 31,935 ये एसेट की इस वक्त बुक वैल्यू है। इसको डिवाइड कर दें कितने साल डेप्रिशिएट हुई है उसको ग्रॉस अप करके, तो आपके पास जवाब आ जाएगा कि इसकी टोटल कॉस्ट कितनी बनती है। जरा बताएं कितनी आती है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आप बहुत ही लाइक स्ट्रगलिंग और आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ तक ग्रॉस अप करना है, आप एक और मेथड लगा सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आप बहुत ही लाइक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ तक ग्रॉस अप करना है, आप एक और मेथड लगा सकते हैं। आपको पता है ये 31,935 डेप्रिशिएट होने के बाद और हर साल कितना डेप्रिशिएट हो रहा है, आपको इसका मतलब ये किसको शो कर रही है 85% को। आप इसको 0.85 पे डिवाइड करेंगे ना तो आपको 1 साल की ग्रॉस अप वैल्यू मिल जाएगी। वो कितनी बनेगी, मतलब 2016 का ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा, तो कितना बनेगा जरा बताएं। ये बनेगा आपका 3,1,935 2016 का ओपनिंग बनता है। ये बनेगा आपका ओपनिंग भी क्या है, 1 साल डेप्रिशिएट 7 आप इसको 570 ये 2016 का ओपनिंग बनता है। अब 2016 का ओपनिंग भी क्या है, 1 साल डेप्रिशिएट हो गया है, आप इसको भी 0.85 पे अगर डिवाइड करेंगे तो 15 का ओपनिंग आएगा, मतलब 3,7,570 को डिवाइड किया 0.85 पे कितना आया 44,200 आया। ये 15 का ओपनिंग बन रहा है। अब ये भी हमारा क्या है, हमने 14 में लिया, 14 का पूरा साल हमने इस्तेमाल किया, 15% डेप्रिशिएट किया था, तो इसको भी अगर हम 15% पे डिवाइड सॉरी ये 44,200 को भी हम अगर ग्रॉस अप करें तो ये कितना बनेगा 52,000 बनेगा। तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो हमारी कितनी है 52,000 है। तो आपने क्या करना है, इसको ग्रॉस अप करके निकालना है। तो ये तरीका भी आप क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। पता होगा अगर आपने जब कुछ लिया तो आपसे ये शॉर्टकट नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रही, तो आप इस तरीके से भी इसे निकाल सकते हैं। बिकॉज आपको पता होगा कि आपने जब एसेट लिया था 2014 में, 2014 में उसकी कॉस्ट थी 100%, पूरा साल इस्तेमाल किया, 15% आपने उसको क्या किया, एप्रिशिएट किया, तो 2015 में आपको उसकी कॉस्ट कितनी मिली थी 85 मिली थी।
फिर आपने क्या किया, 2015 में भी उसको 15% डेप्रिशिएट किया, आपके पास वैल्यू आ गई। फिर 2016 में भी आपने क्या किया था, उसको 15% लेस करवाया था। 2016 के एंड के ऊपर आपके पास एक कीमत जो है वो गिवन है, और वो कीमत ये है 31,935। तो ये कितनी है, 31,935। आपको पता है कि पिछले साल 15% लेस करवाने के बाद ये वैल्यू आई थी। तो आप इसे क्रॉस अप करेंगे, आपके पास ये वाली कीमत आ जाएगी। ये वाली कीमत भी लेस करवाने के बाद आई थी, तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसे क्रॉस अप करेंगे, आपके पास ये वाली कीमत आ जाएगी। ये वाली कीमत भी 15% लेस करवाने के बाद आई थी, अब इसे भी क्रॉस अप करेंगे, आपके पास क्या होगी, 100% वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी बनेगी, 52,000 बन रही होगी। ये क्लियर है? अब आपको लग गया पता कि जो एसेट बिका है उसकी डिस्पोजल कॉस्ट कितनी, कॉस्ट क्या थी, 52,000। तो अब आपको लग गया पता कि जो एसेट बिका है उसकी डिस्पोजल कॉस्ट कितनी, कॉस्ट क्या थी, 52,000। कॉस्ट निकालनी चाहिए इस एसेट जो बिका है, उसकी कॉस्ट निकाल ली। मेजॉरिटी बच्चों ने गलती यहाँ पे कितनी, 52,000 यार। अब हमें चाहिए इस एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मेजॉरिटी बच्चों ने गलती यहाँ पे करनी है, उन्होंने कहना है यार 52,000 का हमारे पास एसेट था और हमें बुक वैल्यू गिवन है उसकी कितनी है, 31,935 है, तो हम इसको लेस करवाते हैं तो मेरे पास आ जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। गलत है, क्यों? हमें डेट ऑफ डिस्पोजल तक क्या चाहिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो रिक्वायर्ड है। बिकॉज़ हमें ओपनिंग डब्ल्यूडीवी गिवन है, मेरे पास एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 52,000, ठीक है। उन्होंने कहा कि बुक वैल्यू जो है वो है 31,935, मैंने यहाँ पे लेस करवाया तो मेरे पास आ गई है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो कितनी है, 2065, ये मेरी बनती है। बट ये साल के शुरू तक, इस साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने मेरा एसेट इस्तेमाल हुआ है। ओपनिंग बुक वैल्यू थी 31,935, रेट कितना है, 15% है, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 4/12 से, तो इन 4 महीने की भी डेप्रिसिएशन आएगी, वो बनेगी मेरे पास 1597। अब मैं इसे कैलकुलेट करूं, अब मैं इसे सम अप करूं तो मेरे पास आ जाएगी मेरी टोटल डेप्रिसिएशन जो फॉर द ईयर है, मतलब इस एसेट की कितनी बनेगी, 21,662। ये मेरी होगी टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ डिस्पोजल। कितनी, डेट ऑफ डिस्पोजल तक मेरी ये डेप्रिसिएशन बनेगी। ये पॉइंट क्लियर है? अब हम इसका अगर डिस्पोजल अकाउंट निकालना चाहें तो देखें, डिस्पोजल अकाउंट में कॉस्ट आ गई 52,000। अब हम इसका अगर डिस्पोजल अकाउंट निकालना चाहें तो देखें, हमारे पास है डिस्पोजल अकाउंट में कॉस्ट आ गई 52,000, 34,000, डिस्पोजल कॉस्ट इनकर हुई 5,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास है 21,662, और बैंक से हमें कितने पैसे मिले हैं, 34,000 मिला है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें आपके पास गेन या लॉस आ जाएगा इस स्पेसिफिक एक एसेट का। जरा बताएं कितना बनता है, कितना बनेगा, इक्वेशन को बैलेंस करके सिर्फ मुझे इस एसेट का गेन या लॉस बताएं कितना बनेगा, इक्वेशन को बैलेंस करके। निकालना हो वापस आता हूं, देखें अगर डेबिट साइड पे बैलेंस फिगर आएगी तो गेन, अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस फिगर आएगी तो लॉस है। और निकालना हो वापस आता हूं, देखें इस एक अगर डेबिट साइड पे बैलेंस फिगर आएगी तो गेन, अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस फिगर आएगी तो लॉस है। अब बताओ मुझे सिर्फ इस एक एसेट का कितना अकाउंट बनता है, कितना गेन है कितना लॉस आता है। देखिए ना, इसका डेबिट कॉलम का सम बनता है 57,000, इसका देखिए ना, कॉलम का सम बनता है, इसका डेबिट कॉलम का सम बनता है 57,000, इसका क्रेडिट कॉलम का सम बनता है हमारे पास, ये बनता है 34,000, 55,662, डेबिट 57,000, ये क्रेडिट है 55,662। अगर आप लेस करवाएं 5,662, तो कितना लॉस डेबिट होगा, इस 57,000 एसेट को क्रेडिट बेचने पे आपको 55,662। अगर आप लेस करवाएं लॉस हुआ है, तो कितना लॉस हुआ, समझ आया? इस एसेट को बेचने पे आपको 1338 का लॉस हुआ है। समझ कोई आया? ऐसा बच्चा जिसको ये समझ ना आया हो, कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ ना आया हो, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये समझ ना आया हो, और जो हमने अभी एसेट बेचा उसकी कोई ऐसा ये स्टूडेंट कॉस्ट जिसको आ समझ गई ना आया है हो, और यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई है, और जो हमने अभी एसेट बेचा कोई ऐसा बच्चा उसकी ये जिसको कॉस्ट आ गई है ना समझ और आई यहाँ पे इसको इसका accumulated लॉस depreciation आ ना गई समझ है आया जो हो, इधर शो हो रही है। 1, 3, कोई ऐसा बच्चा 8 जिसको एडजस्टमेंट नंबर 2 ना समझ आई हो, करें जिसको इसका लॉस ना समझ आया हो 1338 का, तो मेरे से पूछे, आप लोग मुझे क्लियर करें तो मैं फिर आगे मूव कर देता हूँ। शाबाश बताएं। अब जरा हम एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 को पढ़ते हैं। कहते हैं जी, अब जरा हम एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आते हैं। 2017 को, एडजस्टमेंट नंबर 1 जुलाई 2017 को एक मशीन थी 1 जुलाई जिसकी फेयर वैल्यू 2017 40,000, 1 जुलाई 2017 को जिसको हमने एक मशीन थी
और इसकी हमने फेयर कितने वैल्यू है पैसा पे किया 40,000 है? 80,000 दैट वाज एक्सचेंज फॉर न्यू मशीन, इसको हम नई मशीन से इतने की पड़ी होगी और हमने कितना पैसा पे किया है? और 80,000 पुराने पे वाले की किया। फेयर वैल्यू। अब सवाल नई ये मशीन है की कॉस्ट बनती कि है। मुझे नई असूल मशीन क्या होता कितने है? की पड़ी अगर होगी? हमने किसी सर भी कैश पेड की कॉस्ट और डबल पुराने वाले की फेयर असूल क्या वैल्यू, होता है? कैश नई मशीन की कॉस्ट बनती है। ये असूल क्या होता है? This is अगर the हमने असूल। किसी भी न्यू एसेट की कॉस्ट डिटरमाइन करी बेशक हो, अब उस असूल क्या होता है? मशीन की कैश प्राइस 130 है, प्लस मुझे कितने की पड़ी है? This is the 120 की। असूल। तो मैं क्या करूंगा? इसको चल रही है। 120 का लिख रहा हूं। बेशक अब उस मशीन की लिस्ट प्राइस 130 है, मुझे कितने की पड़ी है? 120 की। तो मैं क्या करूंगा? इसको 120 का लिख रहा हूँ। तो जो मेरा नया मशीन आया है ओल्ड वो कितने मशीन में आएगा? हमने एक्वायर की थी 1,20,000 में आ रहा होगा। 65,000 ये आ जाएगी मेरे पास मशीन के अकाउंट में। 2015 पे। फिर ओल्ड अब ये मशीन हमारी निकल हमने गई। एक्वायर की ये थी cost किस में कॉस्ट के given है, ऊपर? तो 65,000 के ऊपर, ये भी मेरी यकम जवाब अक्टूबर हो 2015 पे। पे। अब ये हमारी निकल गई, ये कॉस्ट भी मुझे गिवन है, तो एसेट के और अकाउंट में जैसे ये भी मेरी क्या हमें हो चाहिए जाएगी? क्रेडिट इसकी साइड पे accumulated हो रही होगी। depreciation इस मशीन की वो हम ये हो गया? निकाल सकते हैं। अब और किस इसमें तरह कुछ से? नहीं है, देखें जी, हमें आपने चाहिए मशीन ली थी इसकी अक्टूबर एक्यूमुलेटेड 2015 डेप्रिसिएशन इस मशीन कब ली की थी? वो हम निकाल अक्टूबर सकते हैं। 2015 किस तरह से? देखिए और ये आपने कितनी आपने ली थी? मशीन ली थी 65,000 की। अक्टूबर 2015 में। 65,000 कब ली थी? अक्टूबर 2015 में। 15% और ये आपने कितने की ली थी? 65,000 की ली थी। नवंबर दिसंबर 65,000 तीन महीने आपने इसको और depreciate किया। रेट है 15%। इसकी क्या कितने महीने डेप्रिशिएट हुई है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने आपने इसको डेप्रिशिएट किया। 3/12 करें तो इसकी क्या डेप्रिसिएशन आई होगी बताएं जरा? मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 तो बनी होगी 2438 राउंड ऑफ कर लेते हैं। 65,000 मल्टीप्लाई बाय 15% 15% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 16 के लिए 12 हम तो बनी होगी depreciation निकाल लेते हैं। 2438 राउंड ऑफ कर लेते हमारे हैं। पास 2438 डेप्रिसिएशन होगी 15 के लिए। फिर 16 के लिए हम इसकी डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डब्ल्यूडीपी मेथड है हमारे पास 65,000 माइनस 2438, जो रिमेनिंग जवाब आएगा उसका हम क्या ले लेंगे? 15% ले लेंगे। 65,000 माइनस 2438 रिमेनिंग आया, इसका हम ले लेंगे 15% कितना बनेगा? जुलाई में 9384। तो 17 की तो लेंगे। 9384 जो है वो इसकी 16 के डेप्रिसिएशन 17 के लिए भी मुझे बुक अब 17 में ये जुलाई में हमने किया है, तो 17 की भी तो लेंगे और ये कितनी होगी? 6 में है तो 17 के लिए भी मुझे बुक वैल्यू चाहिए होगी, तो वो होगी 65,000 मेरे पास कॉस्ट थी। तो 15 की डेप्रिसिएशन है 2438 वो भी लेस करवा दी, 16 की डेप्रिसिएशन 9384 भी लेस करवा दी। तो 17 की मेरी डेप्रिसिएशन बनेगी ओपन बनेगी 35,000 माइनस 2438 माइनस 9384 तो ये बनेगी 53,719। ये है मेरे पास 2017 की ओपनिंग WDV 953,179। इसके ऊपर लगाना है रेट और वो कितना होगा? 15% होगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 7977। नहीं गलती क्यों? हमने जब डिस्पोज ऑफ किया है जुलाई में, हम इसको 6/12 करेंगे फिर मेरे पास आंसर आएगा, बिकॉज़ जनवरी से लेके 30 जून तक आएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये बनेगी मेरे पास 3988। ये मेरे पास आ जाएगी 3988। ये मेरे पास आ गई है डेप्रिसिएशन। अगर मैं इसको जमा कर दूं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? 2438 प्लस 9384 प्लस 3988, ये आ जाएगी 15810। 15810 ये है मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस एसेट की। अब मुझे पता है कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी इस एसेट की वो कहां पे आ जाएगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड पे आ जाएगी। हमने यहां पे अब हम इसका ये क्लियर है? इस एसेट की जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जो है हम ये क्लियर है आप लोगों को? की कॉस्ट क्या थी? 65,000। अब हम इसका डिस्पोजल अकाउंट बनाएं तो बना लेते हैं अभी। देखें जी, जो हम एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या थी? 65,000, तो वो आ गई 65,000। हमें जो नया एसेट मिला है जो उसके हमने पैसे पे किए हैं कैश क्रेडिट और न्यू एसेट डेबिट, वो बैंक पे जो हमने एक्सचेंज की पेमेंट की है वो भी आ गई 80,000 भी आ गया। फिर इसकी बनती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,810, वो भी हमने क्या कर दी है यहाँ पे लिख दी। फिर नया एसेट जो लिया है उसकी हमने कीमत कितनी पड़ी है वो हमने लेना है। अब यहाँ पे अक्सर एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि एसेट तो 130 लिस्ट प्राइस है, कीमत लिखी है 130, बट मुझे क्या 130 का मिला है? आंसर इज नो, बिकॉज मैं 80,000 रुपया पे करके आ रहा हूँ और साथ जो मैंने मशीन दी है उसकी मार्केट वैल्यू 40,000 रुपया। इट इज जस्ट लाइक दैट मोबाइल फोन देख लो, साथ एक मोबाइल फोन लेके आ जाओ, अब वो नया मोबाइल फोन की कीमत लिखी है 2 लाख रुपया। मैं कहता हूँ यार ये दे दो तुम्हें मैं 1,30,000 रुपया, साथ ये वाला मोबाइल। अब 130 मैंने कैश पे किया, इसकी मार्केट वैल्यू जो है 50,000 रुपया है, तो 130 प्लस 50 किया तो मुझे नया फोन कितने का पड़ा? 1,80,000 का पड़ा है, 2 लाख का नहीं पड़ा। तो सेम यहाँ पे केस है कि 40,000 रुपया उसकी फेयर वैल्यू थी, मैंने कितना पे किया? 80,000 पे किया, तो मुझे कितने का पड़ा? 1,20 का वो एसेट पड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1,20 आ जाएगा। अब इसको जमा कर लें, डेबिट साइड से कितनी बनती है और क्रेडिट साइड कितनी बनती है वो देते हैं। तो अगर हम इसको जमा करें सिर्फ इस एसेट का हमने गेन या लॉस निकालना हो 65,000 प्लस 80,000, तो ये डेबिट बनेगी हमारी 1,45,000 की। क्रेडिट का सम निकालना हो 15,810 प्लस 120,000, ये बनेगा हमारा 1,35,810 बन रहा होगा। आप इसको निकाल लें
तो आपके पास लॉस आ जाएगा कितना बनेगा 9,190 का लॉस इसके ऊपर हुआ है, 190 का लॉस ऑन डिस्पोजल जो है वो बन रहा ये है। क्लियर है। 9,190 का लॉस इसके ऊपर हुआ है और कॉस्ट अकाउंट 1338 का लॉस इसके ऊपर हुआ है। 29 ये क्लियर है। 29 यहाँ पे आ जाएगा, ये दो डिस्पोजल अकाउंट क्लियर है। मेरे पास। कॉस्ट अकाउंट का भी हम क्लोज कर लें 8,01,20 29 यहाँ पे आ जाएगा, ये दो डिस्पोज किए, क्लोजिंग बैलेंस जो है मेरे पास यहाँ पे आ गया। जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ ये वाला, अब यहाँ पे ये ध्यान तो रखिएगा disposal ओपनिंग तक क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे गिवन थी, मैंने यहाँ पे लिख ली। इससे जो जो एसेट पहले डिस्पोज asset ऑफ हुआ उसकी ये date वाला, of disposal इसकी तक डेट ऑफ डिस्पोजल तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाली थी, वो मैंने यहाँ फाइंड आउट कर ली। अब इससे जो पहले एसेट था उसकी डेट ऑफ डिस्पोजल तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाली थी, वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 2166। यहाँ पे अब मुझे चाहिए डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, मेरे मुझे क्या पास चाहिए डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर चाहिए। 8 लाख। अब जरा यहाँ पे अलर्ट होइए, मैंने उसमें से जो एसेट ध्यान बेच दिए दीजिएगा। हैं मेरे पास से हैं एक ओपनिंग 52,000 एसेट का, से एक 8 लाख रुपए के, एक बेचा है मैंने उसमें से जो एसेट बेच दिए हैं एक मैंने बेचा वो कौन से हैं, एक 52,000 का, एक 65,000 मेरे पास जो एक 4 बेचा दा है है 52,000 मेरे पास जो 4 दा एक ईयर मैंने एसेट बेचा है है जो पूरा 65,000 साल का। अवेलेबल रहे हैं, तो वो मेरे कितने पास हैं? जो 4 द ईयर Four the year मेरे asset पास जो मेरे जो पास 4 पूरा द ईयर साल एसेट available है रहे जो हैं, पूरा साल कितने अवेलेबल रहे रहे हैं वो कितने रहे हैं जरा बताएं। 4 द ईयर एसेट जो मेरे पास पूरा साल अवेलेबल रहे हैं वो कितने रहे हैं जरा बताएं। 683,000 ये है मेरे पास 4 द ईयर 683,000 ये है मेरे पास डेप्रिसिएशन की बात करें तो मेरे पास ओपनिंग 4 द ईयर जो एसेट अवेलेबल है। अब इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की इसमें बात से करें जो इन मेरे पास एसेट्स ओपनिंग की डेप्रिसिएशन ओपनिंग जो डिस्पोज ऑफ 3 लाख उनकी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। इसमें से जो ये इन एसेट्स की ओपनिंग जो डिस्पोज ऑफ हुए हैं उनकी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। 9384 ये कितनी बनती है 1182 जरा देखें और इसकी कितनी बनी थी हमारे पास 9384 20,065 ये बनती है प्लस करवा लेते हैं 11 8 और इसकी कितनी बनी थी हमारे पास 20,065 ये है तो लेस करवा लेते हैं 11 65 मेरे पास ओपनिंग डेप्रिसिएशन इन एसेट्स की कितनी है ये है हमारे पास 8 65 तो मेरे पास ओपनिंग डेप्रिसिएशन इन एसेट्स की कितनी है 822 113 अब मैं इसको लेस करवाऊं तो मेरे पास जो एसेट्स फॉर द ईयर थे एसेट्स फॉर द ईयर जो अब मैं पूरा इसको लेस साल करवाऊं पड़े तो मेरे पास जो एसेट्स फॉर द उनकी मेरे पास WDV आ गई है उनकी मेरे पास फॉर द ईयर जो पूरा साल पड़े हैं मतलब शुरू से लेके एंड तक उनकी मेरे पास WDV आ गई है उनकी मेरे पास बुक वैल्यू आ गई है वो कितनी बनती है 683,000 माइनस 301 113 कितनी बनती है। अब इसके ऊपर आप रेट लगाएं 15% तो आपको इन एसेट्स की डेप्रिसिएशन जो है वो मिल जाएगी वो कितनी बनेगी 57 अब इसके ऊपर आप रेट लगाएं 15% तो आपको इन एसेट्स की डेप्रिसिएशन जो है वो मिल जाएगी वो कितनी बनेगी ये 57 डेप्रिसिएशन है किन एसेट्स की जो मेरे पास पूरा साल अवेलेबल रहे हैं जो पूरा साल इस्तेमाल हुए हैं ये डेप्रिसिएशन है किन एसेट्स की जो फिर मेरे जो पास asset पूरा dispose of साल किया, अवेलेबल उसकी रहे हैं depreciation कितनी जो थी? पूरा साल इस्तेमाल हुए हैं 1597 ये उनकी यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन एसेट डिस्पोज ऑफ किया फिर जो एसेट डिस्पोज ऑफ किया उसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी 1597 जो एसेट यहाँ पे जो एसेट डिस्पोज ऑफ किया उसकी फॉर द ईयर 39 यहाँ पे हमने जो नया Double asset eight, लिया है वो 120 जो एसेट पूरा साल अवेलेबल रहे हैं वो कितने हैं 57283 है। यहाँ पे हमने जो नया एसेट लिया है वो 120 है और कब हमने लिया है जुलाई में लिया है उसके भी निकाल लेते हैं 120 का हमने नया एसेट लिया है और हमने लिया है जुलाई में रेट है हमारे पास 15% इसको हम करेंगे 6/12 तो कितनी आ जाएगी मेरे ये पास है हमारे पास न्यू एक एसेट की 20 डेप्रिसिएशन इंटू 15% अब इसको इंटू 6/12 तो ये आ जाएगी 9,000 तो ये है हमारे पास न्यू एसेट की डेप्रिसिएशन जो हमने लिया। अब इसको हम जमा कर ले 1597 प्लस 3988 प्लस 5728 ये है आपके डेप्रिसिएशन 3 प्लस 9,000 ये कितनी बनेगी 7 करेंगे तो आपके पास 868 ये है आपके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। आप इसको यहाँ पे लाके लिखेंगे क्लोज करेंगे तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कि ये आपका क्या बनता है क्लोजिंग बैलेंस फॉर द ईयर बन रहा होता है। इज दैट क्लियर?